सभी साधकों को प्रणाम। ओम। आज द ह्यूमन मैनुअल प्रोग्राम को लेकर आप सबके सामने प्रकट हुए हैं। द ह्यूमन प्रोग्राम, एक दिन में सब कुछ बदला जा सकता है। तो एक दिन में सब कुछ कैसे बदला जा सकता है, कैसे हम अपने जीवन में साहस, धन, सफलता, खुशी, आनंद और रिश्तों में प्रेम पा सकते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी दर्दनाक यादें भी हैं, बहुत सारे सदमे, बहुत सारे ऐसे कष्ट जो हमारे अनकॉन्शियस में समाये हुए हैं। उनसे कैसे मुक्ति मिले? बहुत सारे डर, जाने अनजाने अनेक चीजों का डर हमारे अंदर समाहित है। उन डरों से कैसे मुक्ति मिले? जीवन में अगर हम सफलता की बात करें तो 75% हम अपने जीवन में असफल होते हैं। केवल 25% ही अपने जीवन के कार्यों को, सफलता को पूर्ण कर पाते हैं। तो वो असफलता कैसे दूर हो, कैसे हम 100% अपने जीवन में सफल हो, कैसे हम अपनी बीमारियों को जानें, कैसे उनको ठीक करें, कैसे नकारात्मकता को दूर करें, ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस क्लास में मिलने वाली है। और ये क्लास, ये डेमो लेकर आए हैं हमारे तोयस खटाना जी। और आपको सभी को जानकर खुशी होगी कि तोयस खटाना जी हमारे मानसिंह खटाना जी के सपुत्र हैं। तो मैं तोयस खटाना जी से कहूँगा कि ऑडियो ऑन करें और वीडियो ऑन करें और आप आए। तोयस जी, आपका स्वागत है। आप वीडियो ऑन करें। हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? प्लीज रेज हैंड्स अगर मैं ऑडिबल हूं आप सबको। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू एंड सॉरी फॉर द डिले। मेरा कंप्यूटर वगैरह सब सिस्टम क्लोज हो गया था तो उस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लग गया लॉगिन करने में, सब सारी चीजों में। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट टुडे इज अ वेरी स्पेशल डे फॉर आवर नेशन। आज हमारे नेशन का रिपब्लिक डे है। तो वो आप में से कौन जानता है कि रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करते हैं? तो बता सकता है कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? कोई भी? मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा अगर आप रेज हैंड कर सकते हैं अपने साइड से, एंड आई विल अनम्यूट यू अगर आप बताना चाहें तो। 26 जनवरी को अपना जो बंधारण है, कायदा का अमल हुआ था इस दिन, और पूर्ण बिल्कुल से अपने को स्वतंत्रता मिली थी। बिल्कुल ठीक है, स्वतंत्रता हमें इंडिपेंडेंस तो मिली थी, बट आज का दिन स्पेशल इसलिए था कि आज के दिन आपने बिल्कुल पहले सही बात बताई कि आज के दिन हमारा जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन था हमारा, उसको अमल में लाया गया था। आज हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो इम्प्लीमेंट किया गया था आज के दिन। राज जी कहना चाहेंगे? एक मिनट बस, आस्क टू अनम्यूट। जी राज जी। हाँ जी, मैं भी वही बोल रहा था कि आज अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन हुआ था आज के दिन, तो इसलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हाँ जी, सेलिब्रेट करते हैं। बिल्कुल। तो सर, मैं बस एक चीज जानना चाहूंगा, अगर आज के दिन देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तो कभी हमने सोचा है कि इस देश को अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली है क्या? कुछ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स, रूल्स, यही तो है वे कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे देश को बनाता है, जो हमें बताता है कि ये देश एक्चुअली है क्या। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये कभी हमने ये सोचा कि हमारी लाइफ के लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारे लिए? अगर इस देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन है तो हमारी लाइफ का भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए ना। और वही कॉन्स्टिट्यूशन लेके मैं आपके सामने आज आया हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को ना सिर्फ पर्टिकुलर वैल्यू में। जनरली इंसान जो है वो सिर्फ फाइनेंशियली भागता है या रिलेशनशिप्स में भागता है, बट अगर वो एक चीज से फुलफिल्ड भी होता है ना, तो भी वो कहीं ना कहीं लैक करता है।
क्योंकि हमारे पास एक पर्टिकुलर मैन्युअल नहीं है जिसकी वजह से हम हमेशा कहीं ना कहीं अपनी फील्ड में किसी न किसी फील्ड में लैग करते रहते हैं पूरा जीवन, और उसी फील्ड को देख के मैं आपके सामने आज आया हूँ। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू। द स्लाइड इज विजिबल टू योर, आप सबको देख पा रहे हैं पहली स्लाइड को? दिख रही है, दिख रही है। ओके, सो हम पूरी लाइफ जो हम डिजायर करते हैं अपनी लाइफ को, हम डिजायर करते हैं हैप्पीनेस को, फुलफिलमेंट को, एक खुशहाल जिंदगी को, हमारी जिंदगी में पैसों को फ्लो हो, हमारे रिलेशनशिप्स अपनों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, अपने बाहरी लोगों के साथ में अच्छे हो, हमारी हेल्थ अच्छी हो, हमारी इनर लाइफ जो है, हम कभी डिप्रेशन को या एंजाइटी को या कुछ ऐसे किसी चीज को फील ना करें, हम कॉन्फिडेंटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए, हम इन चीजों को डिजायर करते हैं। बट एक्चुअली सच क्या है? सच ये है कि इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीशीज होने के बाद भी ह्यूमन, हमें स्टार्टिंग से बताया गया है कि ह्यूमन दुनिया की सबसे समझदार स्पीशीज है, बट इतनी समझदार स्पीशीज होने के बाद भी इकलौती ह्यूमन स्पीशीज दुनिया में है जो डिप्रेशन में है, इकलौती वही स्पीशीज दुनिया में है जो स्ट्रगल कर रही है। इसके अलावा आपने कभी किसी गधे को डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, चाहे वो कितनी मेहनत कर रहा हो। कोई और स्पीशीज डिप्रेशन में नहीं होगी, कोई और स्पीशीज स्ट्रगल नहीं कर रही होगी इस जिंदगी में, सिर्फ इकलौता एक स्पीशीज स्ट्रगल कर रही है दुनिया में, वो है एक ह्यूमन। और दूसरी अब करने लगी है, वो है डॉग्स। वो इस वजह से कि वो ह्यूमन के साथ रहने लगे हैं, वही जो डॉग स्ट्रगल करते हैं जो ह्यूमंस के पेट डॉग्स हैं, एक वही स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके अलावा वो इकलौती स्पीशीज जिसने डिप्रेशन अब देखना शुरू किया है। तो ऐसा है क्यों? रियलिटी सर ये है कि 99% लोग इस दुनिया में खुश नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग आइदर फाइनेंशियली और इन देयर रिलेशनशिप्स। वो एक ऐसी रिलेशनशिप में जिसमें वो रहना नहीं चाह रहे हैं, या फिर वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस पार्टनर के साथ रहने में, या फिर वो अपनी रिलेशनशिप को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो अपने अंदर ही किसी मेंटल प्रॉब्लम्स में जूझ रहे हैं, किसी ऐसे करियर में है जो वो पसंद नहीं करते, फिर भी उस जॉब को पूरी जिंदगी करते रहते हैं। इतनी इंटेलिजेंट स्पीशी है हमारी, बट हम पूरी जिंदगी उस जॉब तक को स्विच नहीं कर पाते जिस जॉब को हम पसंद नहीं करते, और पूरी जिंदगी उसी में काट देते हैं ये सोच के कि ये मजबूरी है, बट एक्चुअली ऐसा है? आई डोंट थिंक सो। सेकंड रिसर्च, more than 13% of the total world population is dealing with mental illnesses right now. ये रजिस्टर्ड डाटा है, अनरजिस्टर्ड तो आप भूल जाइए, पता नहीं क्या होगा, बट 13% तो रजिस्टर्ड ऐसे हैं जो डिप्रेशन, एंजाइटी, बाइपोलर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं आज के समय में। हर 40 सेकंड में यही इंटेलिजेंस स्पीशी का ह्यूमन सुसाइड कमिट करता है। मतलब ये बहुत सीरियस बात है कि अगर इतनी हमारी इंटेलिजेंस है, तो ऐसा क्यों होता है कि वही इंटेलिजेंस हमारे अगेंस्ट हो जाती है? वही सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस जो हमारा हेल्प करनी चाहिए थी, वही सेम लेवल ऑफ इंटेलिजेंस हमारे अगेंस्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश को संविधान की जरूरत नहीं पड़ी कि देश सशक्त था, उसके पास तब भी हथियार थे, आज भी हथियार है, लेकिन आज उन हथियारों को किस तरीके से चलाना है, कहां यूज करना है, किस तरीके से देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, क्या सही है क्या गलत है, किस तरीके से देश काम करेगा, हर चीज को डिपिक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन। और उसी समस्या को लेते हुए मैं आज ह्यूमन मैनुअल को लेके आया हूं। देखिए, आज हम घर में अपने कोई भी गैजेट लेके आते हैं, चाहे वो फोन हो, चाहे वो 125 कार हो, चाहे कुछ भी हो, उसके साथ में एक मैनुअल जरूर आता है जो हमें ये बताता है कि उस कार को ऑपरेट कैसे करना है, उस लैपटॉप को, उस गैजेट को ऑपरेट कैसे करना है, सबसे पहले हमें ये बताया जाता है। बट ये जो इंटेलिजेंस है हमारी, इसमें 60 बिलियन न्यूरॉन्स है हमारे ब्रेन के अंदर, पर सेकंड पता नहीं कितने कनेक्शंस चल रहे हैं, कितने अनगिनत। ठीक है, 80 ट्रिलियन सेल्स का हमारा स्ट्रक्चर है बॉडी का। क्या हमारे लिए कोई मैनुअल बनाया है क्या आज तक? कोई नहीं। आज तक कोई भी ऐसा मैनुअल नहीं प्रिपेयर किया गया जिसकी वजह से आज ये ह्यूमन जो है अभी तक भी स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में। इन्हीं प्रॉब्लम्स को लेते हुए मैं आज आपके सामने ह्यूमन मैनुअल प्रोग्राम का इंट्रोडक्टरी कोर्स लेके आया हूँ। दिस विल बी अ 4 आवर कोर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे, 2 आवर्स हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे अपना। और
आगे चलते हैं, पहले फिर बताया जाएगा आपको। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वेल्थ दैट ह्यूमन क्रेव्स फॉर। मेरी नजर में मेरे को ये 5 मिली, आपकी नजर में अगर और कोई हो तो आप बता सकते हैं, बट मेरी नजर में मुझे ये 5 ही दिखाई दी कि एक जो ह्यूमन क्रेव करता है वो सबसे पहले फाइनेंसेस क्रेव करता है। एक्चुअली सबसे पहले हेल्थ होता है, बट उसके माइंड उसे जो फाइनेंसेस नहीं होगा ना, उसे फाइनेंसेस की तरफ ही लेके जाता है कि यार फाइनेंसेस की कमी है मेरे पास में। सेकेंडरी वो क्रेव करता है हेल्थ को। जो भी बंदा बेड रिडन है, जब भी आपके शरीर में कोई भी समस्या छोटी से छोटी भी आएगी तो आप हेल्थ को क्रेव करोगे। थर्ड, आप रिलेशनशिप को क्रेव करते हो। आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ सपोर्टिव नहीं है, आपके किड्स के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके समाज में रिलेशनशिप कैसे हैं, आपके ऑफिस में रिलेशनशिप कैसे हैं, ये सारी चीजों को कवर करता है। ठीक है। फोर्थ, उनका करियर। नो मैटर हाउ मच अर्निंग यू आर गेटिंग फॉर योर जॉब, मैंने 10-10 लाख रुपए पर मंथ कमाने वालों को भी स्ट्रगल करते हुए देखा है। दे आर अर्निंग, कोई कमी नहीं है उनके पास पैसों की, लेकिन वो खुश नहीं है अपने करियर को लेके। उन्हें लगता है कुछ ना कुछ कमी है जिंदगी में। ये फोर्थ एस्पेक्ट है। एंड फिफ्थ एस्पेक्ट दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इज योर इनर मेंटल लाइफ। इनर मेंटल लाइफ कंसिस्ट ऑफ कि आपके पास ये चारों चीजें हैं, लेकिन इन चारों चीजों होने के बाद भी आपने देखा होगा कई लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लाइफ में सारी फुलफिलमेंट होने के बाद भी कई लोग सुसाइड कमिट कर लेते हैं। एंजाइटी रहती है उन्हें, वो अंदर ही अंदर जो उनका इनर वर्ल्ड है उसके अंदर वो खुश नहीं रह पाते हैं। चाहे वो बाहर से आपको दिख रहा है कि यार इसके पास तो सब चीजें हैं, बट वो अंदर ही अंदर घुटता जाता है एक्चुअली। ये हमारा फिफ्थ एस्पेक्ट। अब इन पांचों एस्पेक्ट के 2 स्टेट है। एक वो स्टेट है जो आपकी करंट स्टेट, आपके फाइनेंसेस की एक करंट स्टेट होगी कि आपके फाइनेंसेस, आपको इतना आपकी अर्निंग है, इतना आपके पास टोटल वो है एसेट्स हैं, इतनी आपकी लाइबिलिटीज है, आपकी लाइबिलिटीज में भी ज्यादा हो, में भी एसेट्स ज्यादा हो, ये आपकी करंट स्टेट। आपकी हेल्थ की भी एक करंट स्टेट होगी, जो आप सोचते हैं कि मेरी हेल्थ, मेरे को अभी मेरा वेट 80-90 है, ये आपकी एक करंट स्टेट है। आपकी एक डिजायर्ड स्टेट भी होगी कि आप चाहते हो मेरा वेट जो है वो 60 तक पहुंचे। आपके रिलेशनशिप की भी एक करंट स्टेट होगी, आपके रिलेशनशिप में भी किसी अच्छे पार्ट से गुजर रहा हो, सॉरी, और मे भी कुछ रफ पैचेस से जा रहा हो, तो वो उसकी एक करंट स्टेट होगी। और उसकी एक डिजायर्ड स्टेट भी होगी आपके बच्चे के साथ में भी आपके रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे हो इस टाइम पे, आपके पति के साथ में, आपके वाइफ के साथ में, आपके रिलेशनशिप पूरी लाइफ कई लोग देखे हैं मैंने कि वो अपनी स्पाउस जिसके साथ उसे पूरी जिंदगी काटनी है उसके साथ ही रिलेशनशिप मैचअप नहीं कर पाता इंसान, और वो उसे क्वेश्चंस भी पुट अप नहीं करता कि ऐसा हो क्यों रहा है, पूरी जिंदगी स्ट्रगल करता रह जाता है। फोर्थ इज योर बिजनेस एंड करियर। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं समझता हूं कि हमें स्टार्टिंग से ना एक बात बिठाई गई हमारे माइंड में कि बस नौकरी तो करनी ही पड़ेगी, और अगर तुमने ना भी बिठाई हो तो भी तुमने जब करियर अपना शुरू किया होगा तो स्टार्टिंग के 2-1 साल में जो आपके रियलिटी का जब आपका सामना हुआ होगा उस टाइम पे आपके दिमाग में बैठ गई होगी जॉब तो करनी ही पड़ेगी, इसके बिना गुजारा नहीं है, चाहे वो पसंद है। और जॉब पसंद किसकी होती है? सबसे मेन बात हमारे माइंड में ये चीज है कि जॉब पसंद किसकी होती है, वो तो जबरदस्ती करनी होती है, बट ऐसा कुछ है नहीं। आप उस जॉब को स्विच कर सकते हैं, आप अपने मनपसंद करियर में जा सकते हैं अगर आप चाहें तो। फिफ्थ, इट इज योर इनर मेंटल लाइफ। ये आपकी इनर मेंटल लाइफ की अभी करंट की स्टेट है। मे बी आप इस टाइम पे कोई डिप्रेशन से जूझ रहे हो, कोई एंजाइटी हो, कोई आपकी पब्लिक स्पीकिंग में कोई इशू हो, किसी भी तरीके का कोई भी इशू आ सकता है, वो आपके इनर मेंटल लाइफ का करंट, ठीक है, करंट स्टेट है। और आपको उस डिजायर्ड स्टेट में भी जाना है कि अगर आप सपोज करो आपको मीटिंग वगैरह में ऑर्गेनाइज करते हो और वहां पे आपकी जो इनर मेंटल लाइफ जो करंट की है वो आपको अलाउ नहीं करती एक्सप्रेस करने में आपको सबके सामने, आप चाहते हो कि आप एक बेटर एक्सप्रेस कर पाए उस चीजों को, तो आपकी डिजायर्ड स्टेट है। अब इन दोनों का जो गैप है उसे मैं कहता हूं सक्सेस आइडेंटिटी गैप। द मोमेंट यू फिल दिस गैप, इस ब्रिज को जब आप पार करोगे तो आप एक डिजायर्ड स्टेट में ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे, आपकी जो लाइफ है वो फुलफिल्ड होगी। एवरीवन एग्रीज टू मी ऑन दिस? ऑटोमेटिकली फुलफिल्ड होगी आपकी लाइफ। तो अब ऐसा है क्योंकि ये जो ब्रिज है क्रॉस क्यों नहीं हो पाता? ताउम्र हम एक ही गलती करते रहते हैं कि हम यूनिवर्स से मांगते क्या रहते हैं, दैट भगवान मेरे को ये दे दे,
इफ यू वांट टू डू अ बिजनेस और आपने सोचा मेरे को करियर स्विच करना है, तो आप सबसे पहले क्या मांगते हो कि यार मेरे को ये दे दे, मेरे को कम से कम ना मतलब 50-60 लाख रुपए हिसाब किताब हो जाए, उसके बाद मैं रिस्क लूंगा, उसके बाद मैं ये काम करूंगा और तब मैं ये इंसान बनूंगा। लाइफ में इंसान यही कर रहा होता है पूरे टाइम पे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो उसकी। स्टार्टिंग में यही सोचता है कि मेरे को ये मिल जाएगा तो मैं ये करूंगा और तब मैं ये बन जाऊंगा। अगर मेरे को आज 1 करोड़ रुपए मिले तो मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, उसके बाद मैं अंबानी बन जाऊंगा या कोई बिलियनियर या कोई सक्सेसफुल इंसान या कोई भी आपको जिसका भी एग्जांपल समझते हो। बट एक्चुअली इसका अपोजिट होता है। सॉरी यस राइट, थोड़ी चेंज हो गई है, बट हैव एक्चुअली यहाँ पे आएगा ये पिंक मार्क में। तो एक्चुअली ट्रूथ क्या है, दैट यूनिवर्स आपसे आस्क करता है दैट फर्स्ट यू हैव टू बी दैट पर्सन। द मोमेंट आप ये इंसान बनते हो तो आप ऑटोमेटिकली एक्शंस भी वही लोगे जो वो इंसान लेगा उस टाइम पे, और आपके पास होगा भी वही जो उस इंसान के पास होगा उस टाइम पे। ऐसा क्यों होगा कि एक रिसर्च की गई थी थोड़े टाइम पहले, उसमें क्या हुआ था कि दैट एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर जो जितने भी बिलियनियर्स हैं उनकी सारी वेल्थ को अगर जितने भी पॉपुलेशन है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, ठीक है, तो सबको लगा कि दैट विल सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। आपको भी मोस्टली बंदों को शायद यही लगता होगा कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा वो चीजें, बट रियलिटी इसकी कंप्लीटली अपोजिट होती है। सर रियलिटी ये होती है कि जब भी वो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, उसके 5 साल के अंदर अंदर विद इन 5 years जो जिस स्टेट पे था उसी स्टेट पे वापस ट्रांसफर हो जाता है। एंड दैट्स द ट्रूथ। अगर वेल्थ इन टर्म्स ऑफ वेल्थ वी आर टॉकिंग, बाकी चीजों के एस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, सिर्फ वेल्थ की बात कर रहा हूं कि अगर वेल्थ में 5 साल के आपको दे दिए जाए 10 करोड़ रुपए सबको बांट दिया गया, तो 5 साल के अंदर अंदर अंबानी वापस 100 करोड़ 200 करोड़ में बैठा होगा मे बी। मतलब एक एग्जांपल है, वैसे लैक्स ऑफ करोड़ ही इज हैविंग, बट एक एग्जांपल है, ही विल बी हैविंग 200 300 और व्हाटसोएवर करोड़ ही इज हैविंग राइट नाउ 5 साल के अंदर अंदर, और आपके पास वही वापस आ चुके होंगे। अगर आप आज 5 लाख रुपए पे 5 साल के अंदर अंदर आप वापस 5 लाख पे आ जाओगे। इस बात की 99.99% प्रोबेबिलिटी है। 0.01 there is an exception if you have certain knowledge of financial principles, तो एक बात अलग होगी, बाकी यही एक रियलिटी है वर्ल्ड की। तो टू बिकम दैट पर्सन वी हैव 3 things. फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स। हमें वो इंसान बनने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। फर्स्ट इज प्रिंसिपल्स, सेकंड इज स्ट्रेटजीज एंड द थर्ड इज टूल्स एंड टेक्निक्स। अब इसमें से जो प्रिंसिपल्स वाली टॉपिक है, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहते हैं, किसी भी चीज के प्रिंसिपल हो चाहे, प्रिंसिपल्स हमेशा सेम रहेंगे। तो उसमें क्या होगा, बट दिक्कत क्या होती है कि हमारे जो स्टार्टिंग जो हमारा लाइफ का एरिया होता है, 7 साल जो हमारे लाइफ के मिनिमम माने जाते हैं, ये जो पहले 7 साल है यही आपके प्रिंसिपल्स को 99% डिफाइन करते हैं। अब ये जो पहले 7 साल हमारे प्रिंसिपल्स जो हमारे अंदर फीड किए जाते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं मोस्टली? ये हमारे पेरेंट्स के द्वारा, हमारी जिस सराउंडिंग में हम पैदा हुए हैं उसके द्वारा, और जिन भी लोगों के हम कांटेक्ट में हैं, या फिर आपके जो कुछ जेनेटिक्स है, 50% आपके जेनेटिक्स का भी होता है रोल, 50% आपका बाहर का होता है। बट ये जो एक अक्यूमुलेशन है, तो जेनेटिक्स को हम काफी हद तक मोल्ड कर सकते हैं, काफी हद तक, बट पूरी तरीके से नहीं, लेकिन सराउंडिंग्स और उसका तो रोल 50% तो कम से कम है ही है, 50-60%। अब वो सराउंडिंग सही मिली नहीं मिली, कैसी नहीं मिली, और जिन्होंने दी क्या उन्हें ये बात पता थी कि वो जो 7 साल वो आपको दे रहे हैं पहले, क्या इसी बेस पे आप पूरी जिंदगी निकालने वाले हो? क्या आपके पेरेंट्स को ये बात पता थी? इस बात की प्रोबेबिलिटी शायद बहुत कम होगी। उनकी इंटेंशन बहुत सही रही होंगी, मैं मना नहीं करता, बट वो जो प्रिंसिपल्स हमारे अंदर फीड हुए हैं वो हमें डिजायर्ड स्टेट पे पहुंचना ही नहीं देते, क्योंकि मोस्टली अनरिसोर्सफुल है या अनवर्दी प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स के अंदर डाले गए हैं ड्यू टू आवर सोशल कंडीशनिंग, जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, या जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। इन तीनों रीजंस की वजह से हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे अंदर गलत तरीके से फीड करे जाते हैं। अब इस जो न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्रिएट होती है जिन रॉन्ग प्रिंसिपल्स की वजह से, न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस क्या होती है सर? कि आपने कुछ प्लान किया दैट यू हैव टू टेक दिस एक्शन,
सपोज आपने से कितने लोगों ने प्लान किया है दैट आई वांट टू क्विट स्मोकिंग। बहुत लोगों ने ट्राई किया होगा स्मोकिंग क्विट करने का। आप में से कितने लोगों ने ट्राई किया कि मेरे को जिम स्टार्ट करना है यार, मेरे को रेगुलर जिम रखना है, ठीक है, या फिर मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा। बहुत से लोग कोशिश करते होंगे, लेकिन वो कोशिश करने के बावजूद भी क्या होता है कि हम एक्शंस नहीं ले पाते। वो एक्शंस क्यों नहीं ले पाते कि जो हमारे न्यूरॉन्स है वो एक तरीके की रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और वो रेजिस्टेंस किस वजह से क्रिएट होती है? हमारे पास्ट प्रिंसिपल्स की वजह से, जो हमारे ब्रेन में तब उस स्टेज में फीड हुए थे, उन प्रिंसिपल्स की वजह से अभी तक हमारे ब्रेन में रेजिस्टेंस चल रही है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है उस रेजिस्टेंस का? दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग दैट इन दिस वर्ल्ड 92% ऑफ द पीपल स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाते सर। दे ट्राई देयर बेस्ट बट दे वर नॉट एबल टू क्विट देयर स्मोकिंग इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट तक। उसके बाद जिंदगी पे ये आ जाए तो बात अलग है। बाकी 92% लोग स्मोकिंग क्विट नहीं कर पाते। 85% लोग अपने हेल्थ पैटर्न को चेंज नहीं कर पाते हैं। उन्हें पता होता है कि ये जो फूड है दैट आई एम टेकिंग इज बैड फॉर मी, ये जो भी मैं अभी मेरे जो लाइफस्टाइल है वो बैड है मेरे लिए, बट वो उसे चेंज नहीं कर पाते हैं पता होने के बाद भी, इंफॉर्मेशन के होने के बाद भी। 88% लोग अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन 15 दिन के अंदर अंदर तोड़ देते हैं। विद इन 15 डेज वो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। 68% लोग जिम या फिजिकल एक्सरसाइज डेली रूटीन में नहीं लाते हैं, जबकि उन्हें पता है दिस बॉडी इज द बिगेस्ट एसेट दे आर हैविंग, इसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। बट 68% लोग दिन का 15 मिनट्स का टाइम भी नहीं दे पाते अपनी बॉडी को। एंड 92% लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। अभी आपने देखा होगा कि वो कोई इंसान आपने जवानी में देखा वो भी ऐसा ही और बुढ़ापे में भी ऐसा ही, उसने अपने आप को कोई परिवर्तित नहीं किया। पर ह्यूमन लाइफ का एक्चुअली एसेट है क्या यार, कि हमें एक वरदान मिला है कि हम खुद को बदल सकते हैं। एक कुछ एनिमल्स है वो अपने ट्रेड्स को चेंज नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा हद तक, काफी हद तक हम उन्हें करवा देते हैं, बट बहुत ज्यादा हद तक वो नहीं कर सकते। लेकिन ह्यूमन ऐसी एक स्पीशी आई होती वो अपने टोटली ट्रेड्स को चेंज कर सकती है। विद इन 7 ईयर्स आपकी बॉडी पूरी चेंज हो जाती है, सारे सेल से एक एक सेल बॉडी का रिप्लेस हो जाता है नया। जो आपकी बॉडी पहले थी वो अब है नहीं, और हर मिनट में चेंज हो रही है ये बॉडी, सिवाय आपके जो आपके न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस है वो रोक रहा है आपको बदलने से। अब वो रोकता कैसे है? वो रोकता सर ऐसे है कि आपके अंदर 3 तरीके के लोगों का निवास होता है स्टार्टिंग से, और बचपन से ही होता है। 3 साल की उम्र में हम खुद से बोलना शुरू करते हैं। तो पहला होता है ड्रीमर। ये वो इंसान है जो आपको सपने दिखाता है। आप स्टार्टिंग से लेके आज तक कुछ ना कुछ सपने देखते आए हो। आज भी आपका कोई सपना होगा कि मुझे इस डिजायर्ड स्टेट में जाना है, मेरी ये डिजायर्ड बॉडी होनी चाहिए, मेरे ये डिजायर्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, मेरे ये डिजायर्ड इनकम होनी चाहिए, और ये सपने चलते रहते हैं अनटिल और अनलेस एक स्टेट पे आ जाए जब आप कोई होप ही ना रख पाओगे। अब ये होप जब नहीं रहती तो तभी मोस्ट लोग सुसाइड कमिट करते हैं, जब उन्हें फ्यूचर के आस्पेक्ट कोई नजर ही नहीं आता कि फ्यूचर कुछ है भी, वो फ्यूचर देखना ही बंद कर देते हैं। तो एक बात अलग है, बट इफ यू आर नॉट इन दैट स्टेट तो ये ड्रीमर आपका एक्टिव रहता है मोस्टली केसेस में, हमेशा। तो क्रिटिक जो है ये है क्या एक्चुअली? क्रिटिक सिर्फ एक वॉइस है जो हमारे ब्रेन के अंदर जब भी हम कोई एक्शंस लेते हैं उस टाइम पे इमर्ज होती है और हमें वो एक्शन लेने से रोकती है। अब जहां भी वॉइस होगी वहां एक कम्युनिकेशन जरूर होगा सर। अब ये जो कम्युनिकेशन है ना ये कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, आप जब से हुए हो तब से लेके अब तक चल रहा है। ये कम्युनिकेशन 3 लेवल्स पे होता है। फर्स्ट लेवल इज व्हेन यू कम्युनिकेट विद द वर्ल्ड। आप जब भी कम्युनिकेट वर्ल्ड के साथ में करते हो तो जो आपका कम्युनिकेशन का ग्रोथ होता है, जो आपका ऑरा होता है, वो किस तरीके से डिफाइन होता है? वो ऐसे डिफाइन होता है कि 55% जो भी कम्युनिकेशन है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से है, 38% आपकी टोनलिटी के ऊपर बेस्ड होती है, 7% सिर्फ आपके शब्दों पर निर्भर करती है। जब भी आप बाहरी दुनिया से
अब बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या इंक्लूड होता है? बॉडी लैंग्वेज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हम में से काफी लोग स्टेज परफॉर्मेंस में डरते हैं, लोगों के सामने कम्युनिकेट करने में डरते हैं। इफ यू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स, जस्ट गो ऑन टू द स्टेज। और मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी जो भी हेजिटेशन है विद इन मिनट्स देयर विल वैनिश बाय 80%. If your spine and shoulders are erect, your chest is out, your neck is straight and your forehead is erect, आप एक स्माइल के साथ स्टेज पे चढ़ के देखना, आपका कम्युनिकेशन 99% पहले ही इम्प्रूव हो चुका होगा। वर्ड्स और बाकी चीजों की तो जरूरत ही नहीं रह जाएगी, आपकी बॉडी ही आपका 90% काम कर देगी। अब टोनैलिटी के अंदर क्या आता है? टोनैलिटी मींस द टोन इन व्हिच यू स्पीक, और वर्ड्स में वर्ड्स जो आपके होंगे। अब ये होता है सर कम्युनिकेशन विद सेल्फ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हम 3 साल की उम्र से कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं खुद के साथ में। जब हम 3 साल के थे तब से लेके और अब तक वो कम्युनिकेशन चल रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली पूरे दिन में खुद के साथ में बहुत सारी कन्वर्सेशंस करते हैं और वो चल रही है, लेकिन वो जो नेचर है ना उस कन्वर्सेशन का, वो हमेशा नेगेटिव रहता है। अब सर वो रहता क्यों है नेगेटिव? कभी आपने जानने की कोशिश की कि वो जो सेल्फ टॉक का नेचर है, हमें बताया गया है कि वो पॉजिटिव रखना चाहिए, सेल्फ टॉक शुड बी पॉजिटिव, बट वो पॉजिटिव हो क्यों नहीं पाती है? ऐसा है कि सेल्फ टॉक पॉजिटिव नहीं हो पा रही आपकी। ये इसका आंसर आपके जीन्स में है। जब भी हमारी न्यूरोलॉजिकल रेजिस्टेंस, पहले न्यूरोलॉजिकल पैटर्न्स बन रहे थे एट द टाइम ऑफ व्हेन वी वर लिविंग इन जंगल्स, तो उस टाइम क्या था? लेट्स से देयर वर 2 पीपल, रामलाल एंड श्यामलाल। अब रामलाल और श्यामलाल 2 बंदे खड़े थे, झाड़ियों से आवाज आई, रामलाल बेचारा था डरपोक, नेगेटिव सोचने वाला, श्यामलाल था बड़ा पॉजिटिव इंसान, टोटली हर चीज में पॉजिटिविटी देखनी है भाई को। तो जो नेगेटिव वाला और पॉजिटिव वाला साथ में खड़े हैं, झाड़ियों से आती है आवाज। रामलाल नेगेटिव, रामलाल झाड़ी से आवाज आते के साथ ही पेड़ पे चढ़ गया, भाई शेर आ गया। श्यामलाल पॉजिटिव, अरे नहीं भाई कुछ हुआ हवा, पॉजिटिव नीचे आराम से। अब नेगेटिव को फिर आवाज आई, फिर दोबारा चढ़ गया वो। दूसरी बार भी हवा ही थी, श्यामलाल बच गया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों बचे हुए थे। वो हंसे जा रहा उसके ऊपर। ऐसा 3 से 4 बार हुआ। 5वीं बार फिर रामलाल चढ़ गया पेड़ के ऊपर, और 5वीं बार में शेर आया, श्यामलाल वैनिश्ड। अब श्यामलाल जो वैनिश हुआ, उससे एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपके जीन्स डेवलप होते हैं वो आगे ट्रांसफॉर्म होते हैं। अब ट्रांसफॉर्म जीन्स किसके होंगे सर? जो सर्वाइव करेगा उसी के जीन्स ट्रांसफॉर्म होंगे। सर्वाइव नहीं करेगा उसके जीन्स ट्रांसफॉर्म कैसे हो जाएंगे? तो जो रामलाल के जीन्स थे वही धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुए। एंड सर्वाइव किसने किया? जिसकी सेल्फ टॉक का नेचर नेगेटिव था, वो हमेशा बचा, वो हमेशा सर्वाइव किया, और वो आज उसी के जीन्स हैं जो आज आपके और मेरे अंदर आगे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ते हुए आए हैं यहां तक। सो सर, 3rd लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, हमने सेल्फ के साथ कम्युनिकेशन सीख ली है। अब 3rd लेवल ऑफ कम्युनिकेशन आती है कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। इसके बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। आप अगर स्वामी जी ग्रुप में हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि आप अध्यात्म से मोस्ट ऑफ यू जुड़े हुए होंगे। तो हमें ये बताया तो जाता है कम्युनिकेशन विद यूनिवर्स होता है, तो ये है कैसे, किस तरीके से होता है, कैसे फॉर्म करता है, कैसे जनरेट करता है ये? आप सभी को पता है कि एनर्जी हर जगह है। साइंस में हमें स्टार्टिंग से बताया गया था कि एनर्जी हर जगह है। अब सर, जहां पर भी एनर्जी होगी, क्या वहां पे एक वाइब्रेशन नहीं होगी? बेसिक फिजिक्स। और जहां पर भी वाइब्रेशन होगी, क्या वहां पे एक फ्रीक्वेंसी डेवलप नहीं होगी? और जहां पर भी फ्रीक्वेंसी डेवलप होगी, वहां पर कम्युनिकेशन तो होगा ना सर, ऑटोमेटिकली। और जब ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क कैसे करता है? ये लेवल ऑफ कम्युनिकेशन वर्क करता है कि यूनिवर्स के साथ में जब कैसे वर्क करेगा, जब भी आप गुस्से में होते हो तो क्या होता है कि आप कम्युनिकेट कर रहे हो यूनिवर्स के साथ में। कौन सी फ्रीक्वेंसी? एंगर की पे। तो आप कौन सा सेंटर, किसका सेंटर बनोगे? आप एक तरीके से आप अपने आप को यूनिवर्स का सेंटर मान के चलो। हर इंसान एक यूनिवर्स का सेंटर है। हमसे यूनिवर्स निकल रहा है बाहर, वही प्रोजेक्ट हो रहा है बाहर। अब वो क्या हो रहा है एक्चुअली कि जब आप एक एंगर की स्टेट में रहोगे तो आप एक एनर्जी सेंटर बनोगे एंगर का। अब वो जरूरी नहीं है कि आपने जिसके ऊपर एंगर निकाला वहीं से आएगा।
मे बी आप ऑफिस में आ रहे थे, गाड़ी के ऊपर किसी ने स्क्रैच मार दिया, आप गुस्सा हो गए, आपने फेंक दिए, तो ऑफिस चले गए, वहां से एंगर नहीं आया, वहां बेचारा शरीफ आदमी था, छोड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जो आप सेंटर बने हुए थे, वो आपके बॉस के थ्रू आ गया कि आप लेट क्यों हो गए, किसी इंसान के थ्रू आ सकता है, किसी इवेंट के थ्रू आ गया, आप ऑफिस में लेट में जल्दी में जा रहे थे, इवेंट में आप गिर गए नीचे, हो गया था, किसी सिचुएशन के थ्रू आ गया। अपॉर्चुनिटी ऐसी हो सकती है कि वहां पे क्लाइंट बैठा था, आप ऑलरेडी गुस्से के मूड में गए, आपका मूड फ्रेश नहीं था, वो क्लाइंट आपके हाथ से निकल गया, कोई पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हो सकता है। ये सारे इन सभी तरीकों से आप उस एनर्जी सेंटर के रिसीवर बन सकते हैं और वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आपकी लाइफ को डैमेज कर सकता है किसी ना किसी वे में। और सेम होता है जब आप एक लव का एनर्जी सेंटर बनते हैं। व्हेन यू एक्सपीरियंस लव फ्रॉम इनसाइड, तो ऑटोमेटिकली आपको वही प्रेम कहीं ना कहीं से आ रहा होता है। मे बी कोई स्ट्रेंजर आपकी हेल्प कर दे कहीं बाहर, ऐसे ही बिना किसी बात के, मेरे बॉस आपसे कोई खुश हो रहे हैं या कुछ ना कुछ, हमने काफी बार एक्सपीरियंस किया होगा ये, कि जब हम खुश होकर किसी दिन ऑफिस में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है, क्योंकि वो उस टाइम पे हम एनर्जी सेंटर बने हुए होते हैं यूनिवर्स का। अब दिस इज द मेन थिंग, सबसे बड़ी चीज है, हमें स्टार्टिंग से क्या बताया गया है दैट राइटिंग ग्रेटिट्यूड जनरल, कौन कौन यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जनरल लिखता है? कैन प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस, मेरे को किसी के कोई भी दिख नहीं रहा, अगर आप वीडियोस ऑन कर पाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक टू वे कम्युनिकेशन रहेगा, दैट वुड बी बेटर। तो कौन कौन यहाँ पे ग्रेटिट्यूड जनरल लिखता है सर? कोई प्लीज रेज योर हैंड्स इन चैट बॉक्स अगर आप ग्रेटिट्यूड जनरल लिखते हो तो। कोई है जो लिखता हो? नो वन? जितने भी बिगेस्ट अचीवर्स हैं लाइफ के, जितने भी, चाहे वो टाटा हो, बिरला हो, चाहे वो सबसे बड़े तो मेरे मेंटर वो हैं आनंद महिंद्रा जी। इसे मैं जिंदगी में पूरे दिन में कुछ भी चीज छोड़ दूंगा, लेकिन मैं ग्रेटिट्यूड जनरल लिखना नहीं छोड़ता। और ग्रेटिट्यूड जनरल एक्चुअली होता क्या है? दैट्स योर कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स। अब इस कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स में होता क्या है एक्चुअली, कि आप यूनिवर्स के को थैंकफुल हो रहे होते हैं, ठीक है। अब इस ग्रेटिट्यूड जनरल में साथ दिक्कत क्या आती है लोगों के साथ में, कि लोगों को लगता है, जो लोग लिखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि अभी आप लिखते ही नहीं है तो आप एक्सपीरियंस नहीं करते, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, एक डायरी उठाया, लिख दिया, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस फूड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ग्रोथ, थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस हाउस दैट आई एम लिविंग इन। सब कुछ बोल तो देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो उस चीज को फील नहीं करते। और यही रीजन है कि वो सारी चीजें उनकी सिर्फ थॉट्स में रह जाती हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ये बात मोस्टली जो लोग ट्रेनिंग्स वगैरह लेते हैं उन्हें पता होती है। बट अब क्या होता है, जब भी आप, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन विद द यूनिवर्स में, जब भी आप किसी भी स्टेट में होते हो, आप उस स्टेट में हमेशा यूनिवर्स के साथ में कम्युनिकेट कर रहे होते हो। अब ये कम्युनिकेशन कैसा होता है कि जब भी आप शेम की स्टेट में हो तो क्या हो रहा होगा, आप एक फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर रहे होगे, दैट वुड बी लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। जब भी आप शर्म महसूस करते हैं, अपने पार्टनर को शर्म महसूस करवाते हैं कई लोग, तो वो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर गिल्ट आती है, एपैथी आती है, ग्रीफ आता है, फियर, डर, डिजायर, एंगर, प्राइड, फिर करेज से लेके 200 से लेके धीरे धीरे ऊपर बढ़ना शुरू होता है। 500 की फ्रीक्वेंसी आती है, 540, 30 की, फिर एनलाइटनमेंट की 710 होती है, 900 के आसपास तक जाती है फ्रीक्वेंसी। तो आप इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ट्रैवल करना शुरू करते हो। अब ये जो सर फ्रीक्वेंसी है, इसे कौन कौन ऑब्जर्व करना चाहता है? फिलहाल आप ऑब्जर्व करना चाहते हो इस फ्रीक्वेंसी को, जो एक हायर फ्रीक्वेंसी पे, आप इस टाइम पे किसी भी फ्रीक्वेंसी पे बैठे हो चाहे, बट अगर आप एक हायर फ्रीक्वेंसी को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो प्लीज क्लोज योर आइज फॉर नाउ। आपने, उम्मीद करता हूं आपने सबने हेडफोन्स वगैरह लगा रखे होंगे, और प्लीज क्लोज योर आइज, प्लीज क्लोज योर आइज एंड नाउ ब्रीथ इन फ्रॉम योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए, नाक से सांस लीजिए और मुंह से छोड़िए। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ।
ऐसा आप 3 से 4 बार करिए कम से कम। लंबी सांसें महसूस करिए, उन सांसों को नाभि तक जाते हुए, आपके लेवर तक जानी चाहिए उस सांस। ब्रीथ इन थ्रू योर नोज एंड आउट थ्रू योर माउथ। आंख बंद करके अब नॉर्मल सांसें लीजिए, डीप ब्रीदिंग। योर बैक शुड बी स्ट्रेट, chest out, shoulder straight, forehead relaxed. Normal breathing. Now, imagine करिए खुद को एक सर्कल के बीच में खड़े हुए। Give that circle a color, maybe red, maybe blue. सर्कल को एक कलर दे दीजिए और उस सर्कल में जो भी आपके प्यारे हैं, जो भी आपको लव्ड वंस हैं, उन्हें इमेजिन कीजिए। सबसे पहले इमेजिन कीजिए अपनी माँ को। She is looking at you. She is proud of you. कह रही है that I love you. इमेजिन कीजिए अपने फादर को। He is proud of you, of the life that you are living. He is very much proud. अपने भाइयों को, बहनों को इमेजिन कीजिए, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं आप। आपके जो भी अच्छे दोस्त हो, सब दोस्तों के साथ जो आपके साथ अभी भी कनेक्टेड है, उन सभी को इमेजिन कीजिए। They are proud of you. Say thank you to them. अपनी माँ को थैंक यू बोलिए for giving you the birth. अपने पिता को थैंक यू बोलिए for giving you everything that you have asked for. हर चीज उन्होंने प्रोवाइड करी, इतनी अच्छी परवरिश की, थैंक यू बोलिए। अपने भाइयों को, अपने बहनों को, जो भी समय के साथ थैंक यू बोलिए। सभी दोस्तों को थैंक यू बोलिए, जो भी आपके प्यार, सबको थैंक यू। Now imagine second circle. उसी सर्कल के बाहर एक दूसरा सर्कल इमेजिन कीजिए। Place some people जो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। मे बी आपकी गली का चौकीदार, थैंक यू। मे बी वो किसान जिसके खेत का अनाज आप खा रहे हैं। मे बी सड़क पे ठंड में खड़ा हो पुलिस वाला, कोई जो आपको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है इस जीवन में। आपके क्लाइंट्स, आपके बॉस, कोई भी आपके कलीग्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको सपोर्ट कर रहा है इस लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में। थैंक एवरीवन। The third circle, imagine your ancestors, वो ancestors जो अब इस लाइफ में नहीं है, सभी को इमेजिन कीजिए। इमेजिन दोज पीपल जिनके जीन्स अभी भी आपके अंदर ट्रैवल कर रहे हैं, वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ की कुर्बानियां दी हैं आपको इस लाइफ को प्रोवाइड करने के लिए इनडायरेक्टली। ये भी भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद, साइंटिस्ट लाइक एल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन। Imagine them and thank them. Those people who have made your life easy by bringing this technology. Thank them. जिनकी वजह से आप ये क्लास ले पा रहे हैं, तो सभी का शुक्रिया अदा कीजिए। Hold your hands and thank them for making your life easy, for bringing all the things that you are having right now. जो भी सहूलियत है, जो भी चीजें आपके जीवन में आज है, इन सभी लोगों की वजह से ही है। Thank them. Whenever you are tired, rub your hands, put them on your eyes,
कम है जब भी आपको करे तो। How was the experience? Put that in the chat box. Was it good? Please put that in the chat box अगर आपको एक्सपीरियंस सही लगा हो तो, अगर आपने अपनी स्टेट को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा हो तो अपनी फ्रीक्वेंसीज को। No one? Let's move to our second topic then. ये भी आपको क्लियर होगा। Second topic, sir, is our money mastery. मनी मास्टरी ये मोस्टली आप सभी का एक फेवरेट टॉपिक में से एक होगा, पर डिपेंडेंट किसके ऊपर है? मनी मास्टरी के अंदर सर 3 चीजें आती हैं। कई लोग आपने देखा होगा दैट they have ample of money with them, but वो फिर भी एक कहीं ना उस पैसे को खर्चते हुए या किसी भी एक पैसा भी उनकी जेब से अगर निकल रहा हो तो वो कई बार बड़े इरिटेट से हो जाते हैं, इवन दो दे हैव ऑल द एम्पल ऑफ मनी इन देयर लाइफ। ये तो सर न्यूरोकेमिस्ट्री अराउंड मनी। सेकंड आता है सर आपका सबकॉन्शियस एसोसिएशन या मनी ब्लूप्रिंट, एंड थर्ड आती है आपकी स्ट्रेटजीज, जो स्ट्रेटजीज आप लाइफ में इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपनी उस पैसे के लिए, उस पैसे के अराउंड क्या स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट इज योर न्यूरोकेमिस्ट्री अराउंड मनी। न्यूरोकेमिस्ट्री अराउंड मनी का क्या मतलब होता है कि आपके ब्रेन एक्चुअली और कुछ नहीं है, बस कुछ केमिकल्स का कॉम्पोजिशन। जब भी आप अच्छा फील कर रहे हैं, कोई एक्साइटेड फील कर रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, इस तरह के केमिकल्स रिलीज होते हैं। जब भी आप बुरा फील करते हैं तो शेम फील करते हैं तो एड्रेनालिन और इस तरह के केमिकल्स, कोर्टिसोल, ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं। तो न्यूरोकेमिस्ट्री अराउंड मनी क्या है कि जब भी आप पैसे के साथ में कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप पैसे के साथ में 4 डिसीजन लेते हैं, इसके अलावा 5वां कोई डिसीजन नहीं हो सकता जो आप उस पैसे के साथ कर पाए। पहला डिसीजन होता है आप उसे खर्च करते हैं, स्पेंड इट। सेकंड होता है आप उस पैसे को सेव करते हैं। थर्ड होता है आप उस पैसे को कमाते हैं, और चौथा होता है आप उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप इन चारों के अलावा 5वां कोई भी काम उस पैसे के साथ में नहीं कर सकते। तो जब भी आप इन चारों कामों को करते हैं तो आपके ब्रेन में सर्टेन केमिकल्स रिलीज होते हैं। उन केमिकल्स के ही एसोसिएशन को हम न्यूरोकेमिस्ट्री कहते हैं। अगर स्पेंडिंग के साथ में कोर्टिसोल रिलीज हो गया, एसोसिएट हो गया, तो जब भी वो बंदा अपनी जेब से पैसा निकालेगा, नो मैटर हाउ मच ही इज हैविंग इन हिज पॉकेट, तो 100 रुपए निकालते हुए भी उसके ब्रेन के अंदर कोर्टिसोल प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होगा, जो कि आगे जाके डिफरेंट डिसीजेस प्रोड्यूस करता है। कई लोग आपने देखे होंगे स्पेंडिंग एट के साथ में अच्छे केमिकल्स भी रिलीज होते हैं, डोपामिन भी कई बार एसोसिएट हो जाता है। काफी लोग आपने देखे होंगे सैलरी आते के साथ ही फर्स्ट थिंग दे डू इज गो ऑनलाइन। सबसे पहले उन्हें कपड़े परचेज करने हैं, कोई स्टफ परचेज करना है, कोई ना कोई चीजें परचेज करनी है, और उनके साथ में वो एसोसिएट करते हैं अपने आप को, उसे वो खुशी मिलती है। तो वो लोग क्या होते हैं, लास्ट में आके वो सारा पैसा खत्म और पूरी लाइफ कहीं ना कहीं स्ट्रगल ही करते रहते हैं फाइनेंसिस के साथ में। तो न्यूरोकेमिस्ट्री आपकी उस पैसे के साथ में जो भी आपको खुशियां, दुख, जो भी अनुभव होते हैं वो आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री के ऊपर बेस्ड होते हैं। आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री कैसी है, वही उसके अच्छे और बुरे जो भी आप महसूस करेंगे अपने जीवन में, उस न्यूरोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही महसूस करते हैं। सेकंड आता है सर मनी ब्लूप्रिंट। अबे मनी ब्लूप्रिंट क्या चीज है? मनी ब्लूप्रिंट चीज ये है कि जो आपकी आज की इनकम है, जो भी आप आज जिस भी लेवल पे है मॉनेटरी टर्म्स में, वो आपके पास्ट मनी ब्लूप्रिंट के ऊपर बेस्ड होता है। अब कैसे करता है बेस्ड? आपकी जो न्यूरोकेमिस्ट्री है ना, वो एक रेगुलेटर का काम करती है। आपने मोस्टली में देखा होगा कि
जिस इंसान का बीपी अगर सपोज करो 80 to 120 रहता है, तो उसकी बॉडी को पता होता है कि 80 to 120 इज द रेगुलेटर। आपका वेट है 74 है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल रिमेन टू 74, तो आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री उसे मेंटेन कर रही होती है, उसे वो चीज समझ में आ जाती है। सेम होता है हमारे मनी के पर्सपेक्टिव के बारे में। आपका जो मनी का पर्सपेक्टिव है वो आपकी पुरानी न्यूरोकेमिस्ट्री के ऊपर ही बेस चल रहा होता है। बहुत रेयर ऐसा होता है कि वो चेंज हो पाता है। एग्जाम्पल देना चाहूं तो अगर आप एक गरीब तबके से आए हुए हैं, परवरिश आपकी एक गरीब तबके में हुई है, आपका पास्ट एक्सपीरियंस उस तरीके का है, तो आपका जो मॉनेटरी टर्म्स की पर्सपेक्टिव होगा वो लैक्स पे ही होगा। आप अगर एक करोड़पति परिवार में जन्मे हैं, अगर इस तरीके का आपका परवरिश रही है कि आप एक मिलियनेयर के बेटे हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव होगा वो मिलियंस और बिलियंस में ही रहेगा। ये और एक बेसिक पर्सपेक्टिव है, वो उस जो मॉनेटरी मनी है उसे ऑब्जर्व इस चीज में करेगा, उसके अलावा कोई और चीज में ऑब्जर्व नहीं करेगा। इसका एक लेटेस्ट एग्जांपल आपको बताऊं तो सुशील कुमार को आप सभी लोग जानते होंगे मोस्ट प्रोबेबली। सुशील कुमार को जानते हैं आप लोग? केबीसी विनर, ही वाज द फर्स्ट केबीसी विनर टू विन अराउंड 5 करोड़ रुपीस। तो उन्हें 5 करोड़ रुपए मिले थे उस टाइम पे। आज का उनका इंटरव्यू आया था 1 साल पहले। ब्रोक हो चुके हैं, कुछ नहीं बचा उनके पास में, कुछ नहीं बचा इन द सेंस के सिर्फ एंड टू एंड भी नॉर्मल जितना एक मिडिल क्लास में रहता है वो ही बचा है, बाकी सब गायब। क्या रीजन समझते हैं आप इसका? He was a very intelligent man. इंटेलिजेंस की तो कमी थी, क्या नहीं पता था उसे, हर चीज पता थी, बट फिर भी he is broke right now। उसका सबसे बड़ा रीजन है उसकी न्यूरोकेमिस्ट्री। और ऐसा उनके साथ ही नहीं हुआ, पूरे वर्ल्ड के जितने भी लॉटरी विनर्स होते हैं 95% ऑफ देम पहले 3 साल के अंदर सब पैसा बराबर कर चुके होते हैं। 95% ऑफ देम, ये बिलियनर्स और मिलियनर्स की लॉटरी बता रहा हूं आपको, 3 साल के अंदर सब बराबर हो चुका होता है, क्योंकि जो उनका न्यूरोकेमिस्ट्री का एसोसिएशन होता है वो वहीं अटका हुआ होता है। मे बी दे हैव गॉट करोड्स, बट उनका न्यूरोकेमिस्ट्री का एसोसिएशन अभी भी लैक्स करता है। तो वो क्या होगा, बीपी एक, जैसे बीपी आपका एक रेगुलेट करता है, आपकी बॉडी आपके एक बीपी को रेगुलेट करती है, ऐसे ही वो मॉनेटरी टर्म्स को भी रेगुलेट करती है। और वो रेगुलेट होते 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 विल टेक बैक दैट स्टेज जहां आप पहले थे, जहां से आप स्टार्ट हुए थे, वहीं पे ही आपको दोबारा लेके आ जाएगा। तो जैसे आपकी थॉट्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, वैसे ही आपकी जो इमोशंस है वो आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि न्यूरोकेमिस्ट्री वर्क कैसे करता है। थॉट्स आपको इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और इमोशंस आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करती हैं। आपकी जो फीलिंग्स है, जो आप फील कर रहे हो, वो आपकी हैबिट्स को कंट्रोल करती है और आपकी हैबिट्स आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है। आपका जो बिहेवियर होगा वही आपके डिसीजन को कंट्रोल करता है और जो आपका डिसीजन है वही आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है और वही एक्शन जो है वो रिजल्ट को कंट्रोल करते हैं। सो जो ये ब्लूप्रिंट है वो स्टार्टिंग ही हो जाती है उसकी थॉट से। जो हमारी थॉट्स है वो पैसा तो आ जाता है, बट उसके बाद वो जो थॉट्स है वो चेंज नहीं होता, एंड दैट विल रिजल्ट टू द सेम रिजल्ट्स यू वर गेटिंग बिफोर। आप उस पैसे के आने के बाद भी आप उसी स्टेज पे आ जाएंगे दोबारा से, स्टेज पे आप पहले थे। एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था अभी थोड़ी देर पहले। सर थर्ड स्टेप पे आता है स्ट्रेटजीज। It includes the ways and methods of wealth creation. If learned in the right way, it can set you free forever. अब इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं आप? If it learned in the right way, it can set you free forever. अगर स्ट्रेटजीज को तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है सर, आप एक गलत जॉब में अटक गए, मैंने मान लिया, आप एक ऐसी जॉब में फंस गए जो आपको पसंद नहीं है, एप्पल्स हो गया होगा, आपको वो जॉब करनी पड़ रही है क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है, आपकी मजबूरी है, आपके एक्सपेंसेस है, आपको वो करनी पड़ रही है, ठीक है सर, मान लिया। बट अकॉर्डिंग टू दीज स्ट्रेटजीज, इस दुनिया में किसी भी इंसान को इफ ही अप्लाइज द राइट स्ट्रेटजीज तो जिंदगी में 15 साल से ऊपर एक दिन भी उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं। वो जिंदगी के मैक्स टू मैक्स 15 सालों से नौकरी करने की जरूरत होगी मजबूरी में। उसके आगे उसे करनी है तो मर्जी की बात, ही इज फ्री नाउ। जो पैसा वो
जॉब से अर्न करेगा इफ ही अप्लाइज द राइट स्ट्रेटजीज एंड इफ लक का सिर्फ 1% रोल में मानता हूँ, ठीक है। इन स्ट्रेटजीज में कई बार क्या होता है कि आपके फाइनेंशियल एक्सपेंसेस इस तरीके के होते हैं कि आपको पहले से ही काफी बर्डन आ जाए या कोई हेल्थ एक्सपेंडिचर ऐसा आ जाए, बट ऐसा केस मॉनेटरी टर्म्स में सिर्फ 10% लोगों के साथ होता है। 90% ऑफ द पीपल लिव लाइफ ऑफ अ पुअर पीजेंट बिकॉज ऑफ देयर चॉइसेस, बिकॉज ऑफ रॉन्गफुल स्ट्रेटजीज जो उन्होंने सीखी है। वो उसी का नतीजा होता है कि वो पूरी उम्र अपनी उसी जॉब को करने में बिता देते हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, और उसके बाद जब वो रिटायरमेंट होकर जब घर जाते हैं तो भी वो खाली हाथ ही होते हैं मोस्टली, सिर्फ वो रॉन्ग स्ट्रेटजी की वजह से होती है। इफ लर्न इन द राइट वे इट कैन सेट यू फ्री फॉरएवर। आपको जीवन में इफ यू स्टार्टेड योर वर्क एट 25, आपको 40 के बाद में एक भी साल जॉब करने की जरूरत नहीं है। और ये मैं ऐसा आपको कोई पिलर खड़ा करके नहीं बताने वाला आगे, इसका एक लाइव एग्जांपल्स काफी लोग हैं जो इस टाइम पे अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम देके और अपनी सपनों की दुनिया जी रहे हैं। आप 60 की उम्र में अगर करोड़पति बन भी गए ना सर, तो 60 की उम्र में आप दुनिया नहीं घूमने वाले। दुनिया घूमने के लिए भी देयर आर plenty of things that are needed। आपके सपने पूरा करने के लिए 60 की उम्र में आपने हिमालय का सपना सोच रखा है, तो मे बी उस टाइम पे सारी चीजें हो ना हो, तो पहले उसके लिए मॉनेटरी टर्म्स टाइम पे फुलफिल होना जरूरी है। दीज आर फुलफिल्ड बाय द स्ट्रेटजीज जो आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने जीवन में उस फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने के लिए। नाउ इन स्ट्रेटजीज को के इंप्लीमेंटेशन में या कोई भी चीज के इंप्लीमेंटेशन में, जैसे आप इस कोर्स को अभी फिलहाल कर रहे हैं, तो इस कोर्स के इंप्लीमेंटेशन में देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग जो आपको अप्लाई करनी होती है। कोई भी किसी भी तरीके की लर्निंग करते हैं आप। फर्स्ट इज कंप्लीट इनकम्पिटेंस। कंप्लीट इनकम्पिटेंस मींस यू डोंट नो एंड यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आपको कोई कार चलानी नहीं आती है, ठीक है, और आपने कोई कार देखी भी नहीं है। आज से 150 साल पहले 200 साल पहले किसी ने कोई कार देखी नहीं होगी, अब उसे भी कार चलानी नहीं आती होगी, बट उसे पता भी तो नहीं होगा उसे कार चलानी आती है नहीं आती है। दिस इज कंप्लीट इनकम्पिटेंस। आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या पता नहीं है, आपको नॉलेज ही नहीं है किसी चीज की। सेकेंड इज कॉन्शियस इनकम्पिटेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको अभी बताया कि 15 साल में रिटायरमेंट इज पॉसिबल, ये मे बी आपके लिए कंप्लीट इनकम्पिटेंस हो। आपको इस चीज का आभास ना हो कि ऐसा पॉसिबल है कि 15 इयर्स में रिटायरमेंट ली जा सकती है। मैक्सिमम बता रहा हूं मैं आपको। और कॉन्शियस प्रैक्टिकली बताऊं तो कई लोगों ने 5-5 साल में भी लिया। Within 5 years of working, they have taken retirement from their jobs. Second is conscious incompetence. Conscious incompetence में आता है you know but you don't know. तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं पता है, but you don't know how to do it. तुम्हें ये तो पता चल गया कि तुम्हें क्या नहीं पता है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि उसे करना कैसे है। How to do this thing. How to apply these principles, what is the right strategy, what is the right tool, what are the right tools that should be implemented to make the process happen. थर्ड में आता है सर कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। अब कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में क्या आता है? when you can do it while being fully conscious. While being fully conscious बोले तो आप फॉर एग्जाम्पल में हम सेकंड स्टेज से शुरू करते हैं। आपको पता चल गया कि आपको गाड़ी चलानी नहीं आती है, ठीक है, बट आपको वो अब आपने क्या काम करा, एक ट्रेनर अपॉइंट कर लिया कार सीखने के लिए। अब वो ट्रेनर आपको क्या करेगा, आपको फ्री कॉन्शियस होके आप जब उस ट्रेनर के साथ बैठे होंगे, आप क्या कर रहे होगे उस टाइम पे, आपका पूरा ध्यान फुली कॉन्शियस होगा। आपका दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर होंगे, जब कहाँ जा रहा होगा की तरफ में जाना आपका पूरा, ठीक है, और नहीं हो पाएगा। रीजन इज एट दैट टाइम पॉइंट ऑफ टाइम यू वर इन कॉन्शियस कॉन्फिडेंस। आप फुली कॉन्सेंट्रेट होके सिर्फ वही काम कर रहे होगे, तब वो काम हो पाएगा। अगर आप कॉन्सेंट्रेट नहीं होगे तो आप कार नहीं चला पाओगे। द फोर्थ स्टेज इज द ऑटोमेशन स्टेज। ये ऑटोमेशन स्टेज कैसे आती है? व्हेन यू कैन डू इट बाय नॉट आपने सीख
आगे चलो कर लो, यू कैन डू वेरी, बट आस्किंग कॉफी भी चलता है, कुछ भी करते हुए। ओके, सो बात है स्टेट पे। आप किसी भी मोमेंट पे कर लीजिए, मैं कोई कुछ अर्जेंट काम आ गया, तक जाना पड़ा, तो हम किसी भी स्टेट में जब भी हम किस एट एनी मोमेंट वी रिमेन इन स्टेट। आप इस टाइम पे भी एक स्टेट में बैठे होंगे। वो स्टेट क्या है? वो स्टेट होती है कि आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स की और 60 ट्रिलियन साइज की उस टाइम पे क्या स्टेट है। मतलब जैसे आप इस वेरी मोमेंट पे क्या फील कर रहे हो, इस बात का कैसे पता चल सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कई लोग बॉडी लैंग्वेज रीड करते हैं, तो एक्चुअली वो कर क्या रहे होते हैं? आपकी स्टेट को रीड कर रहे होते हैं। उसमें क्या हो रहा होता है? सपोज करो यू आर फीलिंग अंडर कॉन्फिडेंट, तो अंडर कॉन्फिडेंट में आपकी बॉडी क्या करेगी? मे बी आपके लेग्स शेक कर रहे होंगे, मे बी आपके लिप्स जो होंगे वो अटर नहीं कर पा रहे होंगे चीजों को। तो उसमें क्या हो रहा है? आपके जो 60 सेल्स है वो उनके अंदर जो उसकी जो स्टेट है वो एक अंडर कॉन्फिडेंट वाली स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। और जो आपके न्यूरॉन्स है 80 बिलियन न्यूरॉन्स, वो उस रेजिस्टेंस को क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप खुश होते हैं, जब भी कोई इंसान डिप्रेशन में होता है, एंग्री होता है, एंग्जाइटी होता है, वो और कुछ नहीं है, बस उस इंसान की उस मोमेंट पे जो वो एक्सपीरियंस फील कर रहा है वही होता है। जैसे अगर कोई इंसान डिप्रेस्ड है, अगर कोई आपसे कहे कि अगर कोई इंसान कहे कि विद द टाइम डिप्रेस्ड, तो वो क्या है एक्चुअली? वो इंसान डिप्रेस्ड क्या, वो पूरी लाइफ डिप्रेस्ड थोड़ी है, बस वो उस मोमेंट पे ही तो डिप्रेस्ड है। मे बी फॉर 1 वीक, 1 मंथ, 2 मंथ्स, वही तो उसकी स्टेट है ना, उसकी करंट स्टेट ही तो डिप्रेशन है। उसको डिफाइन नहीं कर रही उसकी लाइफ का वो स्टेट। तो वही होती है स्टेट जो आपके करंट में आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स और 60 ट्रिलियन साइज की जो करंट कॉम्पोजिशन है वही आपकी स्टेट को डिफाइन करती है। अब स्टेट जो है वो दो तरीके की हो सकती है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल बोले तो हैप्पीनेस, जॉय, क्लैरिटी, सर्टेनिटी, लव, ये सारी स्टेट पॉजिटिव स्टेट्स होती है जो आपके लिए हेल्पफुल है। सेकंड इज नेगेटिव या अनरिसोर्सफुल। अनरिसोर्सफुल क्या स्टेट होती है? जब आपके अनरिजॉल्व्ड व्यूज होते हैं, एजेंडाज होते हैं, आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स है, बैड मेमोरी है, तो पुरानी आपकी कोई मेमोरी जो अब तक आपके ब्रेन के अंदर पीरियड है, कोई अब्यूज है, कोई एंगर है, कोई ट्रेजिडी है जो आपके साथ हुई है, और वो अभी तक आपकी स्टेट को डिफाइन कर रही है। कई बार बहुत से लोगों के साथ होता है कि बचपन के कोई ट्रेजिडीज हैं वो अभी तक उनके साथ कैरी फॉरवर्ड चल रहा है, और वो आज भी उनकी स्टेट को डिफाइन करते हैं, चाहे 20-20 साल हो चुके हों, एंड दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। सो दीज आर टू स्टेट्स। अभी स्टेट बनती कैसे है? क्वेश्चन इज दिस, स्टेट कैसे बनती है? इसको हम स्टार्ट से समझेंगे। फर्स्ट वन इज इवेंट वन। इवेंट वन में क्या होता है कि आपका VAKST, इन 5 मीडियम से आप इवेंट वन को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं या फील कर रहे होते हैं या ब्रेन के अंदर फील कर रहे होते हैं। कैसे कैसे? V मतलब बाय विजुअल्स, A मतलब ऑडियो बाय योर ईयर, K मतलब बाय फीलिंग्स, या आप उसमें क्या फील कर रहे हैं वो K डिफाइन करता है। मे बी और यू हैव टच्ड अ हॉट ऑब्जेक्ट, तो वो आपका K में आएगा। स्मेल मतलब मे बी स्मेल, एंड T मतलब टेस्ट, जो भी आपने फील किया। अब ये जो 5 चीज है ये आपके ब्रेन के अंदर गई, बट क्या यही आपको सीधे परसीव होता है? नो, ये आपका ब्रेन जो है इसको 3 हिस्सों में एक छलनी लगा देता है। यहाँ पे जो DDG का जो ये है, ये एक छलनी टाइप में होती है। ये क्या करता है? आप एक टाइम पे 50 मिलियन बीट्स पर सेकंड की इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लेकिन जो बाकी इंफॉर्मेशन होती है वो आपका ब्रेन हटा देता है। जैसे हटाता है? थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ DDG। फर्स्ट इज इट डिलीट्स द थिंग्स दैट आर नॉट नेसेसरी फॉर यू। बहुत सारी चीजें होती है जो वो डिलीट कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस टाइम पे ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप आंख बंद करके एक बार महसूस करेंगे
और ग्रेविटी को महसूस करिए अपने पैरों पे। आपको एकदम से पैर में वजन सा लगना शुरू होगा। सीट के ऊपर जो आपका वॉइस इज ब्रेकिंग। ये डिलीशन वाला पार्ट में दोबारा बता देता हूँ। BAKST तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके ब्रेन ने एक्सेप्ट किया इस चीज को जो एब्जॉर्ब कर रहा है। अब आगे क्या हुआ, सबसे पहला स्टेप आया डिलीशन। डिलीशन में वो क्या काम करता है कि आपका ब्रेन जो है कुछ डाटा को डिलीट कर देता है। इट्स गुड नाउ, ओके, थैंक्स भूवेश जी। ओके, तो वो क्या काम करता है, कुछ डाटा को डिलीट कर देता है। डिलीशन का काम वो कैसे करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया कि आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप इस जूम मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं तो आपका सारा फोकस जो है वो इस जूम मीटिंग के ऊपर है। आप इस चेयर पे बैठे हुए क्या फील कर रहे हैं, क्या आपका बॉडी प्रेशर है, बहुत सारी चीजें होंगी जो आपकी बॉडी के अंदर चल रही होगी, बट वो सारा डाटा को डिलीट कर रहा है इस टाइम पे। आप में से आप वो कोई भी डाटा फील नहीं कर पाएंगे एट दिस वेरी मोमेंट। सेकेंड इज डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट। डिस्टॉर्शन में क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि एट टाइम्स हमें किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, पहले से ही गुस्सा है, अब उसने कुछ बोला, उसका कोई मतलब नहीं था, वो उसका कोई लेना देना नहीं था, बट हमने क्या काम करा, हमने उसे बिना समझे भी उसे उसके ऊपर गुस्सा उतार दिया, पहले का गुस्सा था, क्योंकि हमने जो इवेंट 1 से डाटा लिया उसे हमने डिस्टॉर्ट कर दिया अपने अकॉर्डिंग। उसने आपसे बोला तो कुछ और, बट आपने समझ लिया कुछ और। ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि गुस्सा था उसके ऊपर पता नहीं 3-4 दिन पहले का, और एकदम से वो आया, उसने तो हाई ही किया था, बट तुम्हें लग गया वो तो पता नहीं क्या थप्पड़ मारेगा तुम्हारे, उसने तो हाई करा था, और आपने उसे उल्टा स्लैप कर दिया। जस्ट एन एग्जाम्पल, बट ऐसा होगा तो नहीं होगा, बट वैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि इस तरीके की इवेंट्स हो जाते हैं, डिस्टॉर्शन में इस तरीके के इवेंट्स आ जाते हैं। थर्ड इज जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन इज वेरी मच हेल्पफुल फॉर अस। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे हम कोई स्टार्टिंग में हमें कोई इवेंट दिया जाता है कि आपने कोई चीज समझ ली एक बार, दैट कोई भी आप डॉग लगा रहे हैं रूम के, तो आपने ताले की फंक्शनिंग समझ ली, दैट इफ यू रोटेट दिस की दिस वे तो वो लगेगा, इस साइड घूमेंगे तो वो खुल जाएगी। अब आप हर बार सोच नहीं रहे होते कॉन्शियसली कि वो किधर बंद होगी और किधर खुलेगी, आप वो टोटली एक्शन एक बार के अंदर अंदर ले लेते हैं। ये आपका जनरलाइजेशन के अंदर आ जाता है। आपने गाड़ी एक बार चलानी सीखी, उसके बाद कोशिश कॉम्पिटेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मसल मेमोरी रिपीट हो जाएगा। तो ये जो काम करता है आपका जनरलाइजेशन। अब इस छलनी से गुजरने के बाद ही इवेंट 2 जनरेट करता है। ये इवेंट 2 वो इवेंट है जो एक्चुअली आपके अंदर हो रहा है, जो आप उस इवेंट को महसूस कर रहे हो। इवेंट 1 तो एक्चुअली वो है जो बाहर हो रहा है, बट इवेंट 2 वो है जो आपके अंदर उस इवेंट का एक परसेप्शन बना है। जब भी वो परसेप्शन क्रिएट होता है तो वो एक स्टेट को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, बाहर का इवेंट बहुत अच्छा था, बट आप बड़े गुस्से में थे, आपने अपना गुस्सा निकाल दिया। वो बंदा तो बड़े प्यार से हाय बोल रहा था, बट आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, और क्योंकि आपने क्योंकि रिलेशन डिस्टॉर्शन की वजह से आपने अपना गुस्सा निकाल दिया, तो वो क्या हुआ, एक स्टेट का जन्म हुआ। अब जैसे आप स्टेट में आए, इवेंट 2 हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, आप स्टेट में आ गए गुस्से की। स्टेट में आने के बाद में आपने क्या किया, एक्शन लिया। नाउ दिस एक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ओके, तो आगे अगर आते हैं तो इवेंट 2 से क्या हुआ, स्टेट जनरेट हो गई। अब स्टेट जनरेट होते ही क्या हुआ, फिर एक्शन लेगा उस स्टेट के अकॉर्डिंग। जैसे इवेंट 2 आया, स्टेट जनरेट हुई, स्टेट जनरेट होते ही एक्शन देगा। एक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप, वर्बल और नॉन वर्बल। मे बी वो कोई एक्शन दे दे आउटर वर्ल्ड में कि उसने थप्पड़ मार दिया या गुस्सा किया, तो वो क्या हुआ, एक वर्बल एक्शन। उसने वही गुस्सा अपने अंदर रखा, तो दैट वुड बी ए नॉन वर्बल एक्शन। एक्शन फिर भी होगा, उस एक्शन का असर क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उस एक्शन का असर क्या हुआ, फिर उससे क्या हुआ, एक रिजल्ट जनरेट हुआ दोनों एक्शन से। रिजल्ट 2 तरीके का होगा। 2 तरीके के रिजल्ट में हमारी जिंदगी 2 तरीके की बनेगी। फर्स्ट विल बी डिजायर्ड, जो हमने सोची है हमारे लिए कि ये मेरी एक डिजायर्ड जिंदगी है, या तो वो बनेगी। और सेकंड विल बी अनडिजायर्ड, जो आपने नहीं सोचा था वो बनेगी। सिर्फ सारा खेल इवेंट 2 के थ्रू स्टार्ट होता है।
इवेंट 1 का आपके जो एक्शंस है उससे किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है, सारा लेना देना आपके इवेंट 2 से है। तभी सभी लोग बोलते हैं कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ फर्स्ट। आउटर इवेंट्स का तो कोई लेना देना है ही नहीं। अगर आपने अपना इवेंट 2 चेंज कर दिया, सपोज इफ यू हैव चेंज योर इवेंट 2, तो क्या हुआ, आपकी जो स्टेट थी क्या वो चेंज होगी? अगर आपने इवेंट 2 अपने अकॉर्डिंग चेंज कर दिया सपोज, तो आपकी स्टेट जो जनरेट हुई वो भी आपके अकॉर्डिंग जनरेट हुई, आपके एक्शंस जो हुए वो भी जनरेट आपके अकॉर्डिंग होंगे, और रिजल्ट जो होंगे वो भी आपके अकॉर्डिंग होंगे। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स में आप हैप्पी हो सकते हो, हेल्दी हो सकते हो, वेल्थ आपके पास होगी बहुत सारी, कॉन्फिडेंट फील करेंगे आप। अनडिजायर्ड में ब्रोकन फील करेंगे, ओवरवेलमिंग होंगे, आप विक्टिम फील करेंगे। आप हमेशा ये फील करेंगे कि जिंदगी यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा ही मेरे साथ ही होता है, लाइफ मेरे साथ ही ऐसा क्यों करती है, ये जब भी मैं कुछ करता हूँ यही क्यों होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके ब्रेन में आ सकते हैं। तो ये एक अनडिजायर्ड फ्रेम ऑफ लाइफ है, अनडिजायर्ड रिजल्ट्स, जो इस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। नाउ इवेंट 1 कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, बट इन ऑर्डर टू बी रिसोर्सफुल स्टेट वी हैव टू कंट्रोल द इवेंट। ये वही बात आ गई कि इवेंट 1 तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बट एक रिसोर्सफुल स्टेट में रहने के लिए आपको इवेंट 2 का कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर आपने इवेंट 2 कंट्रोल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली योर रिजल्ट्स विल बी अनडिजायर्ड, नोइंगली और अननोइंगली, आज हो या कल हो, वो अनडिजायर्ड रिजल्ट जरूर प्रोड्यूस होंगे। अगर आपने इवेंट 2 को कंट्रोल नहीं किया तो आपको यही लगता रहेगा कि जिंदगी आपके साथ हो रही है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे पूरे। बट एक्चुअली जो सही क्वेश्चन होंगे वो ये होंगे कि जिंदगी आपसे हो रही है, आपके साथ नहीं हो रही। सेकेंड इज इवेंट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, बट व्हेन वी लेबल देम गुड एंड बैड दे टर्न इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। इवेंट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई अच्छा बुरा कुछ नहीं होता है, वो हमेशा एक न्यूट्रल स्टेट पे होते हैं। बट जब भी हम उन्हें लेबल कर देते हैं तो वो पॉजिटिव या नेगेटिव स्टेट पे वो जन्म देते हैं। ओके, नाउ दिस इज अ Q&A सेशन। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर फॉर नाउ, एंड नाउ वी विल टेक सम क्वेश्चंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस सेशन आप से पूछ सकते हो। प्लीज अनम्यूट ऑल, या फिर जो भी जिसके पास भी क्वेश्चंस हो वो प्लीज अपने हैंड रेज कर दे, जैसे आपको ठीक लगे, जिस तरीके से लगे वो आप कर सकते हैं। चाहे अनम्यूट और भी कर दीजिए, कोई बात नहीं, एक एक करके हम देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट इज कंप्लीट इनकम्पिटेंस। कंप्लीट इनकम्पिटेंस मींस कि आपको नहीं पता कि आपको नहीं पता, और आपको नहीं पता कि आपको वो कैसे करना है। दिस मींस कि जैसे अगर आज से सपोज 200 इयर्स पहले कोई कार इन्वेंट नहीं हुई थी, और वहां पे उस टाइम पे कोई एक इंसान था, उसे नहीं पता होगा ना ये कार है भी, ना उसे वो चलानी आती होगी, तो ना ही उसे ये पता है कि उसे क्या नहीं पता, ना ही उसे ये पता कि उसे कैसे करना है। दोनों में से कुछ भी नहीं पता है उसे। ये कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस में आता है। सेकंड एग्जांपल ऑफ इट इज कि मैंने आपको बताया कि 15 इयर्स में रिटायरमेंट इज पॉसिबल। तो माइट भी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों को पता हो, मे बी स्ट्रेटेजीज हो उनके पास में अपनी कोई, लेकिन अगर वो नहीं है या उन्हें यही नहीं पता हो कि वो 15 इयर्स में रिटायरमेंट पॉसिबल भी है, उन्होंने इस बारे में कभी सोचा ही ना हो, कभी जाना ही ना हो, तो दिस मीन्स यू डोंट नो, आपको ना पता है कि ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। अब क्या होता है कि कंप्लीट इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, यू डोंट नो एंड यू डोंट नो दैट यू डोंट नो। आपको पता ही नहीं है कि आपको, ना तो ये पता कि आपको क्या नहीं पता, और ना आपको ये पता कि वो करना कैसे है। सेकंड इज कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। आपको ये तो पता है कि आपको क्या नहीं पता है, बट आपको ये नहीं पता है कि उसे करना कैसे है। यू डोंट नो द वेज एंड स्ट्रेटजीज एंड टूल्स कि उसे एक्चुअली करना कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, आपको इसका कोई आइडिया नहीं है। थर्ड स्टेज इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। कॉन्शियस कॉम्पिटेंस इज व्हेन यू कैन डू इट बाय बीइंग फुली कॉन्शियस। आप अब थर्ड स्टेज में आए, आपने सपोज करो आप एक कार सीख रहे हैं, हम इस रनिंग में एक कार का एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप सपोज करो एक कार सीख रहे हैं, आपने एक ट्रेनर अपॉइंट कर दिया, आपने पूरा मैनुअल पढ़ लिया, आपने सारा यूट्यूब पे वीडियोस देख चुके हो, बट जब आप उस काम को एक्चुअली उस मूवमेंट पे कर रहे होगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि आपका पूरा ध्यान उस कार के ऊपर ही रहेगा, आपका दोनों हाथ स्टीयरिंग के ऊपर होंगे। अगर आप गियर लगाओगे तो आपका पूरा ध्यान पूरे गियर के ऊपर जाएगा, क्लच के ऊपर पूरा ध्यान होगा। आपको अगर उस टाइम पे कोई काम दूसरा करने की कह दिया जाए, आपको उस टाइम पे अगर कोई मल्टीटास्किंग करने का कह दिया जाए कि आपको कोई फोन पे बात भी करनी है ना, जबकि चाहे फोन पे हाथ में ना पकड़ना हो फोन, चाहे उसके ऊपर भी हो, सॉरी हैंड्स फ्री भी हो,
बट फिर भी आप उसे कर नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो पूरा कार के ऊपर होगा। दिस इज द कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। एंड द फोर्थ इज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। जब आप उस काम को कर रहे हो विदाउट मेकिंग एनी और पेइंग एनी अटेंशन टू दैट टास्क। इस स्टेज में हम फोर्थ स्टेज में आ जाता है, जब हम उसी कार को ऑपरेट कर रहे हैं, बट साथ में हम म्यूजिक भी प्ले कर सकते हैं अपना, किसी से बात भी कर सकते हैं फोन पे, साथ में कोई कॉफी भी चल रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर हम उस कार को जरूर चला पा रहे हैं, हम मल्टीटास्किंग कर पा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारी सारी जो उसकी मेमोरी है वो हमारी मसल मेमोरी में अंदर फीड हो चुकी है। दिस इज द अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। सर क्लियर है ये? अब हम आगे बढ़ते हैं 4 स्टेजेस ऑफ लर्निंग से सॉरी। नाउ वी आर गोइंग टू द अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन स्टेट। अभी ह्यूमन स्टेट क्या है? ह्यूमन स्टेट सर एट एनी गिवन मोमेंट आपके 80 बिलियन न्यूरॉन्स, मैंने आपको बताया था आपकी बॉडी के अंदर 80 बिलियन सॉरी आपके ब्रेन के अंदर 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 60 ट्रिलियन सेल्स है आपकी बॉडी के अंदर। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वही तो हमें डिफाइन करता है। जो आप खुद को कहते हो कि ये मैं हूं, दिस इज राज और दिस इज तोयश और दिस इज दीप्ति और व्हाटसोएवर, बट वो है क्या? वो इन्हीं दोनों कॉम्बिनेशन तो है। अगर ये दोनों ना हो तो आप खुद को कह पाओगे कि मैं राज हूं? राज कहीं एग्जिस्टेंस में होगा? कहीं भी नहीं होगा। और इन दोनों का जो करंट स्टेट है वो ही आपकी स्टेट को डिफाइन करता है। अगर आपकी 80 बिलियन न्यूरॉन्स की जो करंट स्टेट है वो आपको डिप्रेशन के अंदर डाल रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डिप्रेशन, लेट्स से, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप उस टाइम पे जो आपके डिसीजंस होंगे, जो आपके 60 ट्रिलियन सेल्स होंगे ना, वो भी ऑटोमेटिकली उन्हीं 80 बिलियन न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। आप किसी डिप्रेस्ड पर्सन को देखना, उसकी बॉडी किस तरीके की होगी? उसकी बॉडी ऐसे झुकी हुई होगी, बैक वुड बी लीन बैक, ठीक है, वो एक अपने आप को कंजर्व कर रहा होगा, इस तरीके से दबा रहा होगा एंजाइटी में, अपने पैरों को फोल्ड करके बैठा होगा, अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं ओपन नहीं कर रहा होगा उसके सामने। ये उसकी एक स्टेट है। करंट उसके जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स है, 60 बिलियन जो सेल्स है, उसकी जो करंट स्टेट है वही दिखा रही है। कोई खुश इंसान को देखिएगा, वो उसके जो फेस होगा, उसकी जो बॉडी होगी वो हंस रही होगी, पूरे जो उसके 60 बिलियन सेल्स होंगे उनके ऊपर भी उसकी जो 80 बिलियन न्यूरॉन्स को उसका असर हो रहा होगा हर एक सेल में, और वही उसकी स्टेट को डिफाइन कर रहा होगा। तो स्टेट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। ये जो आपकी स्टेट को डिफाइन किए स्टेट ये है, और स्टेट 2 टाइप की है। फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड रिसोर्सफुल। पॉजिटिव एंड रिसोर्सफुल मींस कि कोई भी हैप्पीनेस है, अगर आपको स्टेट में कोई जॉय है, कोई क्लैरिटी है, आपको पता है कि क्लैरिटी मींस कि आपको पता है कि आपको लाइफ में क्या करना है, आपका कल का दिन क्या होगा, आपको खुशी होती है नहीं होती उस चीज। आपके साथ 5 मिनट बाद में आपने प्लान कर रखा है, मेरे को ये करना है, दिस इज द एग्जीक्यूशन, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन के अंदर क्या होता है? डोपामिन रिलीज होता है। अगर वही सेम चीज अगर वो क्लैरिटी ना हो, उस क्लैरिटी ना होने की वजह से हम क्या कर रहे होते हैं? सर रेखा देख लीजिए, सर कुंडली देख लीजिएगा मेरी, जा रहे होते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास में, वो क्लैरिटी ना होने की वजह से ही। अगर वो क्लैरिटी होगी तो क्या होगा कि हैप्पीनेस, जॉय, सर्टेनिटी, लव, आप टोटली खुल के एक्शंस ले पाएंगे अपनी लाइफ ऑटोमेटिकली। आप किसी आउटर सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। आई एम नॉट सेइंग कुंडली और व्हाटसोएवर इज बैड और गुड, वी हैव वो टॉपिक नहीं है, बट मैं आपको एक बात समझा रहा हूं कि ऑटोमेटिकली जो आपका जो रिसोर्सफुलनेस है वो इसी चीज के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि जिंदगी आपसे है। आप जो अंदर से महसूस कर रहे हैं उस पॉजिटिव रिसोर्सेज में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ भी आपको वही एनर्जीज प्रोवाइड करेगी बाहर से। सेकंड इज नेगेटिव एंड रिसोर्सफुल। अनडिजर्व्ड इश्यूज है, एजेंडाज है, कोई आपके कोई गोल बनाया बट वो नहीं हो पा रहा, आप उससे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है, कोई बुरी मेमोरी है पहले की, बचपन की कोई ऐसी याद है जो आज भी आपको परेशान करती है। बहुत सी बार ऐसा होता है, कोई अब्यूज हुआ है आपके साथ में, कोई एंगर हुआ, कोई ट्रेजेडी हुई होती है लोगों के साथ में। अक्सर ऐसा होता है कि कोई एक इंसिडेंट हुआ और उससे वो उभर नहीं पाते, पूरी जिंदगी उभर नहीं पाते उससे, तो वो आपकी जो नेगेटिव और या अनरिसोर्सफुल स्टेट को जन्म देती है। अगर सपोज करो आप कोई इंसान इस तरीके की स्टेट में है जब वो किसी बैड मेमोरी से जूझ रहा है, आपको बाहर से दिख रहा है कि यार तेरे तो बोर्ड है तो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा और ये सारी चीजें, बट वो उस टाइम वो एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में है, वो चाह के भी नहीं कर पाएगा। इवन इफ ही वांट्स टू डू इट, उसे आपको दिख रहा है सामने, उसे दिख रहा है सामने, बट उसकी जो स्टेट है वो उसे वो एक्शन से नहीं लेने देगी क्योंकि उसका करंट स्टेट है वो ऐसी है। थर्ड टॉपिक
पे हम आते हैं, ये आता है कि स्टेट बनती कैसे। आपकी जो करंट स्टेट है ये आपके कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेस पे भी बनेगी। ठीक है, तो ये क्या हुआ, पहला आपका आया, आपने बाहर से इवेंट ऑब्जर्व किया कोई भी, तो इवेंट आया, इवेंट को आपने कैसे ऑब्जर्व किया, VAKST, इस तरीके से ऑब्जर्व करते हैं आप। सबसे पहला आता है V, आई, आपने अपनी आंखों से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने कुछ आंखों से ऑब्जर्व किया बाहर से। आपने A, ऑडियो, अपने ईयर से कुछ ऑब्जर्व किया। थर्ड इज K, फीलिंग, कोई गर्म सब्सटेंस आपने टच कर दिया, कोई बिजली के तार के हाथ लगा दिया, दैट वुड बी टू इंक्लूडेड इन फीलिंग। थर्ड इज, फोर्थ इज स्मेल, आपको कोई फाउल स्मेल आ रही है, कुछ ऐसा है तो स्मेल में आएगा। फिफ्थ इज टेस्ट, आपने कोई चीज टेस्ट करी तो वो, ये इन्हीं पांच तरीकों से आप बाहर का जो आउटर इन्वायरमेंट है, जो इवेंट बने, उसे ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, 3 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये यहाँ पे रख दिया एक छलनी, जिसे मैं छलनी बोलता हूँ। छलनी का कारण क्या है कि यहाँ पे ये जो आपने इवेंट ऑब्जर्व किया, इसे आपका ब्रेन 3 हिस्सों से फिल्टर कर देता है। पहला फिल्ट्रेशन आता है वो डिलीशन का। आप कोई भी बाहर की चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप इस क्लास को दे रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है कि आपके ब्रेन ने बाकी जो चीजें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, बाकी जो कोई भी डाटा है, उसे डिलीट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप इस चेयर पे बैठे हुए हैं, आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, तो वहां पे आपके देयर वुड बी अ सर्टेन प्रेशर जो उस चेयर के ऊपर डर रहा होगा। आप एक बार आंख बंद करके उसे अगर महसूस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रेशर आपके हिप्स के ऊपर है, कितना आपके पैरों के ऊपर है। इस तरीके का प्रेशर आपके बैकबोन के ऊपर ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है ग्रेविटी से। ठीक है, अगर आप एक बार उसे आंख बंद करके महसूस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उसका। बट ब्रेन को क्या पता है कि यू हैव टू फोकस ऑन दिस क्लास, तो वो इन सारे डाटा को डिलीट कर देता है। ऐसा आपके साथ पूरे दिन ही होता रहता है। मोस्टली सारा डाटा जो बाहर का डाटा है, हम सिर्फ 15 बिलियन बिट्स पर सेकंड की इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, बाकी सारा डाटा डिलीट हो जाता है। हम उससे ज्यादा हमारा ब्रेन परसीव ही नहीं कर सकता। ये हमारी लिमिट है, और यही एक रीजन होता है कि इस लिमिट का रीजन क्या होता है कि 15 मिलियन बिट्स पर सेकंड की इंफॉर्मेशन कहां से आती है कि जब आप जैसे आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आपने सपोज करो 3 लोग एक साथ बोल रहे हैं, आप बीच में खड़े हो, वो तीनों लोग एक साथ बोल रहे हैं आपसे, आप एकदम से बोलना शुरू कर दे, आपका ब्रेन क्या होगा, आपका ब्रेन मतलब पूरा कंफ्यूज, भाई डब्बा गोल, क्या हुआ, समझ में नहीं आएगा कुछ भी। रीजन क्या है कि आपकी कैपेसिटी कितनी थी, 15 मिलियन बिट्स पर सेकंड, आ कितना रहा है, आ रहा है 200 मिलियन बिट्स पर सेकंड से ऊपर। कैसे भी नहीं होगा। अगर मुझे 30 बंदों बोलने लगे एकदम से खिचड़ पिचड़, तो टीचर्स क्या बोलती थी, क्यों क्या फिश मार्केट बना रखी है क्लास में, याद होगा आपको पहले, तो फिश मार्केट इसी वजह से बोलती थी कि उस टाइम पे ब्रेन वुड बी ओवरवेल्ड, ओवरलोड हो जाएगा। अगर मैं इस टाइम पे आपको सबको अनम्यूट कर दूं और सारे बोलना शुरू कर दे तो होली क्लास, मैं भी ओवरवेल्ड। तो उसके बाद में अब पहला हो गया डिलीशन। डिलीशन में उसने सारा डाटा जो था, थैंक यू रेखा जी, थैंक यू सो मच। उसके बाद में फिर आता है हमारा डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि डिस्टॉर्शन में वो क्या करेगा, ब्रेन को डिस्टॉर्ट करेगा। डिस्टॉर्ट कैसे करता है, आपका सपोज करो किसी के ऊपर गुस्सा था, पहले मैंने आपके साथ कोई गुस्सा किया, 4 दिन पहले आप मेरे से बड़े नाराज हुए, मैंने कोई बात बोल दी, आप मेरे से बड़े नाराज हो, 4 दिन के बाद में हम मिलते हैं, मैंने आपसे कुछ बोला, सपोज करो इवन आई सेड हाय, आपको आपका ब्रेन क्या महसूस करवाया, कोई गाली बोली नहीं है, आपके ईयर ने ढंग से सुना नहीं है, एक्चुअली बस इतना ही हुआ है, बट आपका ब्रेन आपको क्या परसीव करवा देगा, गाली बोली, आप लड़ने को तैयार हो। मे बी मैंने ऐसे कि आपको लगा थप्पड़ मार रहा है। ठीक है, तो ये होता है डिस्टॉर्शन। आपके जो पास्ट इवेंट्स होंगे उसके बेस पे वो ब्रेन आपको डिस्टॉर्ट करेगा। डिप्रेशन में क्या हो रहा होता है, एक्चुअली जो पास्ट इवेंट होते हैं वो जो डिस्टॉर्ट कर रहे होते हैं, वो तो थोड़ी होता है। पास्ट कोई इवेंट है, आपकी करंट स्टेट है, कोई प्रोड्यूस हुई, वो किस बेस पे हुई, पास्ट इवेंट्स पे हुई। पास्ट इवेंट्स पे कोई आपका है, आप उसे लेके बैठे हुए हो, डिस्टॉर्ट हो रहे हो उससे, और आपके जो करंट इवेंट है, आप जिंदगी कितनी भी हसीन चल रही है उस टाइम पे आपकी, वो भी हार्डली मैटर्स टू यू, आप डिस्टॉर्ट हो गई होगी, उस हसीन जिंदगी को आप देख नहीं पाओगे। डिस्टॉर्शन, सेकंड पॉइंट, छलने का। थर्ड इज जनरलाइजेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर अस। जनरलाइजेशन में क्या होता है, हमारा ब्रेन क्या कर रहा होता है कि अगर आपने सपोज करो कोई एक बार कार चलानी सीख ली, आप एक बार अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस पे आ चुके हो, तो क्या आपको दोबारा कार चलानी सीखनी पड़ेगी? क्या आपको दोबारा वो अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस या फिर सॉरी कॉन्शियस कॉम्पिटेंस या फिर किसी और स्टेज पे जाना पड़ेगा, सेकंड और फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे नहीं जाना पड़ेगा।
क्योंकि आपके ब्रेन ने उसे जनरलाइज कर दिया है। कार ऐसे चलती है, अब आपको चाहे किसी भी गाड़ी में बिठा दे, आपने अगर एक बार मारुति 800 चला दी, उसके बाद आपको चाहे BMW में बिठा दे, आप उस गाड़ी को ऑपरेट कर लोगे, क्योंकि आपने जनरलाइज कर दिया है। बट वही कई लोगों के साथ क्या होता है, आपने देखा हो जनरलाइजेशन किसकी करी है। एक एग्जांपल के साथ दूं तो जैसे कई लोगों को की जनरलाइजेशन है, वो की घुमाएंगे गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अब आजकल की लेस एंट्री होती है, उसमें बटन पुश करना होता है, अब वो जनरलाइजेशन नहीं होता ब्रेन के अंदर, पे बंदा कंफ्यूज हो जाता है इसे स्टार्ट कैसे करता है। यू वुड आस्क क्लच प्रेस करके फिर बटन पुश बटन प्रेस करना, तो ये जनरलाइजेशन में आएगा। अब वो उस इवेंट को, हर कार को उसी चीज से जनरलाइज करेगा। आपने कोई डॉग खोला, आपने एक बार डॉग खोला, 2 बार डॉग खोला, तीसरी बार इवेंट में उसने जनरलाइज कर दिया, आप पूरी ब्रेन उस तरीके से डॉग खोलोगे। अगर कोई ताला इस तरीके से खुलने की बजाय ऐसे खुलेगा ना, तो आपका ध्यान पहले वही जाएगा, क्योंकि आपने उस इवेंट को जनरलाइज कर रखा है। 4 बार ऐसे घुमाओगे तब 5वीं बार ऑटोमेटिक फीड होगा कि अच्छा ये बार तो ऐसे होता है। दिस इज जनरलाइजेशन। अब आपके ब्रेन में ये 3 तरीके की छड़नी लगी, उससे क्या हुआ, आपका इवेंट 2 प्रोड्यूस होता है। नाउ व्हाट इज इवेंट 2? इवेंट 2 वो है जो आपका ब्रेन उस इवेंट को परसीव कर रहा है। आपका ब्रेन उस इवेंट को जो हो रहा है और जो आपको ब्रेन परसीव कर रहा है, उन दोनों में डिफरेंस, यही 3 चीजें प्रोड्यूस कर रही है बीच में। ये जो इवेंट 2 प्रोड्यूस हुआ आपके ब्रेन में, वही आपकी स्टेट को जनरेट करता है। करंट स्टेट आपकी कैसे जनरेट हुई? सपोज करो आपने डिस्टॉर्शन हुआ, ठीक है, बाहर से आया, उसने हाई बोला, इवेंट 2 आया, आपके ब्रेन में जनरेट हुआ कि ये तो थप्पड़ मारेगा। आपके ब्रेन के अंदर क्या स्टेट जनरेट करी? एंगर की। ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन ने स्टेट क्या जनरेट करी? एंगर की। एंगर की स्टेट जनरेट होते ही साथ ही क्या होगा? एक्शन होगा। नाउ एक्शन कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, आइदर इट विल बी वर्बल। वर्बल कैसा होगा? आपने उल्टा उसे मार दिया। एक वर्बल, मतलब वर्बल ऑब्वियसली ओरल होता है, बट इस केस में बाहर से आपकी बॉडी से भी कुछ हो रहा है तो वो भी वर्बल में आए, या फिर आपने उसे सपोज करो गाड़ी दे दी, तो वो हो गया आपका वर्बल। सेकंड आएगा आपका नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में क्या हुआ कि उसने करा ऐसे और आप डर गए, ठीक है, आपकी बॉडी फ्रीज होगी ऑटोमेटिकली, ठीक है, क्योंकि वो पावरफुल था ज्यादा, तो आप छोड़ तो सकते नहीं हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी फ्रीज होगी, नॉन वर्बल हो गया। या फिर आपको उसके ऊपर कोई उस मूवमेंट पे कोई गुस्सा आ गया, कुछ भी हुआ, या कैसे भी कोई भी किसी भी तरीके का, पर आपने उसे अंदर ही रख दिया, आपने बाहर नहीं लेके गए, कोई भी चीज बाहर एक्सप्रेस नहीं करी, दैट वुड बी नॉन वर्बल। अब इन दोनों ही एक्शन से रिजल्ट क्रिएट, अंतर ये होता है वर्बल एक्शन हमें साथ साथ दिख जाते हैं। आपने उसे थप्पड़ मारा, आपको साथ ही साथ दिख जाएगा, वो दोबारा एक और लपेट देगा। आपने उसे गाली दी, आपको साथ ही साथ दिख जाएगा, वो दोबारा एक और दे देगा, ठीक है। बट आपने अपने ब्रेन के अंदर जो एक बार फीड कर दिया, उसका रिजल्ट आपको साथ साथ मिले ना मिले जरूरी नहीं है, लेकिन रिजल्ट जरूर होगा। दैट्स 101% कन्फर्म। अगर आपने उसे चेंज नहीं किया तो वो चाहे आपको 2 दिन बाद मिले, फिर आपके ब्रेन के अंदर फिर डिस्टॉर्शन क्रिएट होगा, फिर उसके बाद फिर वो रिजल्ट क्रिएट होगा, वो क्रिएट जरूर होगा। दैट्स 100%। अब रिजल्ट कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट वुड बी अ डिजायर्ड रिजल्ट। डिजायर्ड मतलब हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ, कॉन्फिडेंस, इस तरीके के रिजल्ट जो क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में, तो लाइफ क्या होगी? फ्लरिश होगी, दैट वुड ब्लूम। ऑटोमेटिकली आपके जो चैनल्स होंगे लाइफ में, सारे टास्क होंगे, वो सारे बढ़ेंगे। सेकंड इज अनडिजायर्ड, ओवरवेलमिंग, ब्रोकफुलनेस, विक्टिमहुड। आपको ऐसा लग रहा होगा जिंदगी मेरे साथ ऐसा कर रही है, ऐसा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों है ऐसा, मैं तो किसी का बुरा नहीं करा पर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन मुझसे पूछे जाएंगे, हमने तो किसी का बुरा नहीं करा, ये पड़ोसी हमारा पता नहीं क्यों बुरा चाहते हैं, हर घर की कहानी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, आपकी जो जिंदगी का पर्सपेक्टिव होगा इसी तरीके से चल रहा होगा। विक्टिमहुड में मोस्टली लोगों की जिंदगी विक्टिमहुड में ही कट जाती है 90%। तो आपके जो लाइफ के रिजल्ट होंगे वो ऐसे चल रहे होंगे, अनडिजायर्ड। और जब ऐसे अनडिजायर्ड रिजल्ट होंगे तो कहाँ होगा आपका? आपकी करंट स्टेट वुड बी फार अवे फ्रॉम योर डिजायर्ड स्टेट। वो दूर ही होती चली जाएगी जितना आपके अनडिजायर्ड रिजल्ट, क्योंकि एक एक रिजल्ट आपको उस स्टेट के पास ले जा रहा होता है हमेशा। तो we come to the next point. Event 1 cannot be controlled, but in order to be in resourceful state, we have to control the event. Event 1, ये जो बाहर से आपके साथ हो रहा है,
जो भी चीज आप परसीव कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, स्मेल दे रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं, ये कंट्रोल नहीं हो सकता सर, आई एम सॉरी, ये ना हो पाएगा। बट ये जो इवेंट 2 है, अगर आपको एक रिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाना है, अगर आपको एक डिजायर्ड स्टेट चाहिए, तो ये जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। इफ यू कंट्रोल दिस इवेंट 2, योर लाइफ वुड बी ट्रांसफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। हम यही तो करने की कोशिश करते रहते हैं। जब आपको कोई ये बोलता है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ, यू कांट चेंज द वर्ल्ड, व्हाट डज दिस मीन? चेंज योरसेल्फ मतलब क्या? ये इवेंट 2 ही तो पर चेंज करना है, और क्या करना है? इतनी सी तो बात है। जब आपने इवेंट 2 चेंज कर दिया तो आपने खुद को बदल दिया, दैट्स इट। और तब क्या हुआ? ऑटोमेटिकली यहां से उल्टा चार्ट बना लीजिए, रिलेशन डिस्टॉर्शन जनरेशन से उल्टे चले जाइए, BAKST सब कुछ सुंदर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब आपने इवेंट 2 चेंज कर दिया तो इवेंट 1 तो ऑटोमेटिकली चेंज हो ही गया ना अपने थ्रू। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। इवेंट्स आर ऑलवेज न्यूट्रल, बट व्हेन वी लेबल देम गुड और बैड, दे टर्न इनटू पॉजिटिव और नेगेटिव। सर ये जो इवेंट्स है ना, BAKST, ये हमेशा न्यूट्रल होते हैं। अगर आप घर से निकल रहे हैं, किसी मीटिंग में आपको जाना है और बारिश हो गई, सर आपको लग रहा है वो आपके लिए बहुत, ये तो बहुत बुरा हुआ यार, ये हो गया, नहीं सर, वो सिर्फ इवेंट हुआ है। किसी किसान से पूछे, वही 2-3 किलोमीटर दूर खेत में खड़ा हुआ है, बारिश की बाट देख, उससे पूछिएगा उस इवेंट का क्या वैल्यू है, उसके लिए बहुत अच्छा होगा, बट आपके लिए हो सकता है वो बहुत बुरा हो। लेकिन इवेंट एक्चुअली है क्या? इवेंट तो न्यूट्रल है, इट्स जस्ट हैपनिंग, लाइफ हो रही है, इसका आपसे कोई लेना देने नहीं है। किसी प्रकृति पे आपके लिए कोई इतना फालतू टाइम नहीं बैठा कि मेरे को तो इसकी बैंड बजानी है, नहीं भाई, कुछ नहीं है। लक का सिर्फ आपका पर्सपेक्टिव का गेम हो, आपका पर्सपेक्टिव ऐसा बना हुआ है कि ऑटोमेटिकली आपने रिलेशन डिस्टॉर्शन और जनरलाइजेशन से जनरलाइज ही कर दिया है कि मेरी तो जिंदगी में ही सब कुछ उल्टा सीधा ही होता है, मैं कुछ भी नया करता हूं मेरे साथ तो होता ही, जनरलाइज कर दिया होगा, इवेंट ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, और ना भी हो तो आप परसीव कर देंगे उसे। So these are the 2 points of this chart. Now we come to the Q&A session. Okay, so अब एक बार दोबारा अनम्यूट कर दीजिएगा, अब जो भी बोलना चाहे वो प्लीज बोल सकते हैं। सभी साधक अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दूसरा अपना अनुभव भी बताएं, और आपको कैसा लगा, कैसी जानकारी लगी। इस कोर्स में अभी सेकंड सेशन बाकी है, शाम को 5:30 बजे से, 5:30 से है ना? तो ऐसी 5:30 से, हाँ 5:30 से सेकंड सेशन होगा। इसमें हम रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे कि आपके कैसे, आपकी क्या क्या नीड्स होती हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो कैसे पूरी होनी चाहिए रिलेशनशिप में, आपकी वो बेसिक नीड कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आपके पार्टनर की वो नीड्स अगर फुलफिल होंगी तो आपकी कितने रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है, इस बारे में बात होगी। और भी कई टॉपिक्स है, तो हम शाम को मिलते हैं। बहुत बढ़िया। तो अभी तक आपका कैसा अनुभव रहा, सभी बताएं। राज जी, भूपेश जी, थैंक यू भूपेश जी। आप जगन्नाथ जी, वीडियो ऑन करके बताएं, चैट्स का टाइम गया, ऑडियो और वीडियो ऑन करें, ओपन है, था, ऑडियो ऑन हो जाएगी, कर दी मैंने, ऑडियो ऑन करें और बताएं। जी वीना जी। प्रणाम प्रणाम गुरु जी, प्रणाम 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 ओम जी। आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी और बहुत ही मोटिवेशनल है और सबके लिए बहुत ही यूजफुल है। मेरा जो एक क्वेश्चन था कि जैसे कोई अनसॉल्व इश्यू होते हैं जो पहले से चल रहे हैं, जो कि पहले भी हम नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है लाइफ में जो कि कई बार उसे सॉल्व करने की कोशिश भी की अपनी तरफ से, लेकिन वो मतलब एक बार सॉल्व हो भी गई, लेकिन उसका वापस से वही चीज आ गई। और जैसे कि हमें सॉल्व करना भी है पर उसे कैसे करना है वो भी एक क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपने ये दोनों चीजें इसमें बताई थी, तो उसको थोड़ा डिटेल में बताएं कि क्या करें। सी 2 चीजें होती हैं। ये फर्स्ट चीज इज के आप
जो कह रहे हैं कि कोई इवेंट हुआ आपकी लाइफ में वो दोबारा हुआ है, ऐसा कुछ है, तो आपने जो अपना पैटर्न था ना वो चेंज किया है। कई बार क्या होता है कि हमारी लाइफ में कोई इवेंट हुआ, ठीक है, इवेंट अगर कोई होता है ना तो पहली बार अगर कोई इवेंट होता है तो दैट्स ओके, उसमें आपकी कोई फॉल्ट नहीं होती। आप एक गलत रिलेशनशिप में चले गए, सपोज मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी कोई इंसान कोई रिलेशनशिप में चला गया, उसमें देयर इज नो फॉल्ट ऑफ हिम, ठीक है, बट अगर वो रिलेशनशिप से नहीं निकल रहा तो दैट्स हिज फॉल्ट, ठीक है। अगर कोई इंसान दोबारा से वैसी रिलेशनशिप में जा रहा है तो दैट्स हिज फॉल्ट, क्योंकि उसने लेसन लर्न नहीं किया जो बिना था ना उससे, जो चेंज उसे एम्ब्रेस करना था अपने अंदर उस इवेंट के, हर इवेंट जो हो रहा है वो डिलीशन डिस्टॉर्शन और जनरेशन के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अब आपका जो पुराना डिलीशन डिस्टॉर्शन जो जनरेशन का सिस्टम था, आपने अगर वही सेम रखा हुआ है अपना, तो दैट इवेंट विल कीप ऑन रिकरिंग, वो सेम होता रहेगा दोबारा से दोबारा, आपको वो चीज चेंज करनी होती है। दूसरी चीज क्या होती है, कई बार अगर मे बी माइट बी पॉसिबल, अगर कुछ पहला इवेंट है उसकी वजह से आपकी हो सकता है अभी करंट लाइफ पे इफेक्ट पड़ रहा हो, हो चुका है पहले, बट अभी भी उसका जो अभी भी उसका इफेक्ट आ रहा है, जो इफेक्ट है, देयर इज अ टेक्निक व्हिच वी यूज टू डिलीट द पास्ट, वी विल टेक दैट इन द नेक्स्ट सेशन, यू कैन यूज दैट, और आप उस मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं, मतलब डिलीट नहीं तो डिसएम्पावर कर सकते हैं, जिससे आपका जो करंट लाइफ के ऊपर उसका जो इफेक्ट होगा काफी कम हो जाएगा। उसको नहीं इफेक्ट का मीन्स कि जैसे ऐसे तो उसे हम जैसे मेडिटेशन वगैरह ये सब करते रहते, तो क्या है कि वो उसका माइंड पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो प्रैक्टिकल चल रहा है, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट केस ही आ गया, तो उसको आप सॉल्व करना भी चाहते हैं, कैसे करें, कोर्ट के थ्रू करें, आपस में रिलेटिव्स ही है मान लीजिए उन्हीं के साथ चल रहा है, तो रिलेटिव से भी बात करके कई बार सॉल्व करने की कोशिश की और पॉजिटिव थॉट भी देते रहे, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई, कोर्ट के थ्रू भी करना चाहते, तो कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि ये सब भी प्रोसेस ऐसे होते हैं कि इतनी जल्दी सॉल्व नहीं हो पाते, तो मतलब वो सब चीजों से, जैसे हम उन सब चीजों को थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई ये हो जाए, एकदम नॉर्मल हो जाए सब कुछ, तो उसके लिए हमें करना चाहते हैं, पर कैसे करें ये समझ नहीं आ रहा। ओके देखिए मैं आपको बताता हूँ एक चीज, रिलेशनशिप में ना, रिलेशनशिप मास्टरी में देयर आर टू थिंग्स। फर्स्ट इज, आप एक रिलेशनशिप में हैं, यू वांट दैट टू वर्क, ठीक है, आप उसे चाहते हैं कि वो वर्क करे, तो आपको एक अलग स्टेप लेना है। बट इफ यू हैव हैड इन दैट रिलेशनशिप फॉर पास्ट 10 years 5 years, यू हैव गिवन योर बेस्ट, ठीक है, आपने वो सारा बेस्ट दे चुके हैं आपने, तो देयर आर नो सेकंड थॉट्स इन दैट, ठीक है। उसमें भी अगर हो सकता है कि हमारा एक रिलेशनशिप मास्टरी सेशन होगा, उसमें जो नेक्स्ट अपना प्रोग्राम होगा उसके अंदर रिलेशनशिप मास्टरी होगा, तो मे बी उसमें अब अगर आप समझेंगे कि आपको मे बी पता चले कि जो आप बेस्ट समझ रहे थे अपना, मे बी वो बेस्ट हुई ना, तो दैट वुड बी योर कॉल। आपको देखो, मैं आई एम नॉट अ डिसीजन मेकर, मैं किसी की टाइप का डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता कि आपको क्या डिसीजन लेना है, मैं आपको एक पर्सपेक्टिव दे सकता हूँ कि दिस इज द राइट पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग आई कैन डू, ठीक है। अब वो राइट पर्सपेक्टिव तभी होता है जब आपको नॉलेज हो, आपके पास जब वो नॉलेज होगी तभी आप वो राइट पर्सपेक्टिव ले पाएंगे, अगर जब तक आपके पास वो नॉलेज ही नहीं है तो आप डिसीजन मेकिंग कैसे कर पाएंगे, यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड। नॉलेज नहीं होती वो ठीक है, उसके लिए लॉयर जैसे हम ढूंढते हैं, लॉयर देखते हैं, उनसे बात करते हैं, वो हमें गाइड करते हैं। लॉयर का काम शादी तोड़वाने का, बनवाने का नहीं है, वो तो नॉलेज तोड़ने की देगा, काम ही वही है वो शादी टिकाने की नॉलेज नहीं देने वाला, उसका काम ही यही है, तो टिकाने की भी नॉलेज लेनी है और तोड़ने की भी नॉलेज लेनी है। आपके पास टिकाने की नॉलेज है, पहले क्वेश्चन ये है, अगर आप टिकाने की बात कर रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये देखो, रिलेशनशिप के बारे में पूरी चीजें होती है, समथिंग इज एंडिंग, ठीक है। देखिए अगर मैं आपका एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं किसी भी एक्सवाइजेड पर्सन का एग्जांपल दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, कई बार इंसान जो है, पीपल डू 3 marriages 4 marriages एट टाइम्स, ठीक है, और उन्हें क्या लग रहा होता है कि बाहर वाले की गलती होती है, उन्हें ये लग रहा होता है एट टाइम्स, ठीक है। मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा, जनरलाइज नहीं कर रहा, मैं एक बस एक अपना पॉइंट रख रहा हूँ, ठीक है। उसका क्या होता है, वो लोग क्या हो रहे हैं, वो एक्चुअली वो माइट भी पॉसिबल, मे बी सामने वाले की हो, लड़का उतना हो रहा है, मे बी हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट 1% ये भी तो हो सकता है कि उस इंसान को भी उस रिलेशनशिप के बारे में पूरी नॉलेज ना हो।
उस रिलेशनशिप को कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, कोई भी रिलेशनशिप हो। अगर मोस्टली आपने पेरेंट्स देखे होंगे टीनेजर्स के साथ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उन्हें यही लग रहा होता है कि यार ये तो पढ़ नहीं रहा, ऐसे ही वो अपने पार्टनर के साथ में लगे पड़े होते हैं, ये तो ऐसा। ठीक है, हम दूसरे को चेंज करने में लगे हुए होते हैं पूरे टाइम पे, हम चाहते हैं दूसरा पर्सन चेंज हो जाए, ठीक है, बट वो पॉसिबल होता नहीं है कभी। हाँ ये तो ठीक है, अब खुद को ही चेंज करना पड़ता है, दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, अब रही बात मैम कि आप ये बात कह रहे हैं कि वो रिलेशनशिप का क्या करना है क्या नहीं करना, दैट वुड बी डिफाइंड बाय यू ओनली। आपका जब नजरिया चेंज होगा आफ्टर दिस कोर्स, आपका अगर नजरिया चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आप वो डिसीजन मेकिंग मिनट्स में कर पाएंगे। बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हैं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एक ये बता रहा हूँ इंडिया के अंदर ही, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जहां पे, और इंडिया की तो मैं स्पेशली बात बताऊं, 80% मैरिजेस फिनिश्ड है, ठीक है, वो बस साथ रह रहे हैं। 80% ऑफ द मैरिजेस आर लाइक दिस, ठीक है, क्योंकि वो जो उनके पास्ट बेसिस और जो सारा कुछ दे रखा है ना उनके ब्रेन के अंदर फीड करा हुआ है, वो ऐसा है कि वो साथ में रह रहे हैं। बाहर फॉरेन्स के अंदर डाइवोर्स रेट ज्यादा है, ये बात, बट सेम सिचुएशन है, कोई अंतर नहीं है इंडिया में और फॉरेन, कोई डिफरेंस नहीं, रिलेशनशिप ऐसे ही चलते आए हैं, ऐसे ही चलेंगे, लेकिन उन्हें टिकाना है तो किस बेस पे टिकाना है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आपकी कोई गलती ना हो, यू वुड सी द विजुअल्स क्लियरली कि हाँ ये है रीजन, ये प्रॉब्लम है। अगर आपको दिख रहा है कि सामने वाला बंदा टॉक्सिक है, इज टॉक्सिक फॉर यू, वो आपको अपनी, कई बार ऐसे रिलेशनशिप्स होते हैं जहां पे फीमेल्स कितनी एम्पावरिंग होती है, कितनी नॉलेजेबल होती है, बट उन्हें सप्रेस कर दिया जाता है पूरी लाइफ के लिए जी बाय द पार्टनर, ठीक है, सेम मेंस के केस में भी हो सकता है, ठीक है। तो अब वो आपको एक बार जब आपको पर्सपेक्टिव मिल गया ना क्लियर, तभी आप नहीं पाएंगे कि दैट पर्सन इज टॉक्सिक और नॉट। आप पहले कैसे नहीं पाएंगे? पहले तो देखिए, अपने बेस पे मैं भी अगर कोई डिसीजन अभी इस टाइम पे ले लूंगा तो मैं किसका पर्सपेक्टिव सुनूंगा, मैं आपका पर्सपेक्टिव सुन रहा हूँ, इफ आई हियर हिज पर्सपेक्टिव मुझे वो सही लगेगी। डिसीजन मेकिंग तो मैम आपके हाथ में रहेगा, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लॉयर कुछ नहीं कर सकता, फैमिली मेंबर्स कुछ नहीं कर सकते। द मोमेंट आपकी जिंदगी में क्लैरिटी आ गई, आपके डिसीजंस ऐसे होंगे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, और हिल नहीं पाएंगे वो, नाइदर विद योर फैमिली, नाइदर विद योर सोशल कंडीशनिंग, नाइदर विद योर समाज, नाइदर विद योर लॉयर और एनीथिंग एल्स। वो हिल नहीं सकते। जिस मोमेंट पे आपकी जिंदगी में आपको क्लैरिटी मिलेगी ना कि हाँ दिस इज द क्लैरिटी, दिस इज द ट्रूथ, वो ऑटोमेटिक होगा ही होगा। मेरा पर्सपेक्टिव तो मैम ये कहता है। बाकी देखिए, हर इंसान का अलग अलग है, सोशल कंडीशनिंग है, मेरी कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जो आपकी सोशल कंडीशनिंग के कोर्स के दौरान भी, मैं भी ये बता रहा हूँ कि कोर्स के दौरान भी कुछ चीजें ऐसी हो सकती है जो कई लोगों के अगेंस्ट जाए, कई लोगों के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाए, बट मैं उस सोशल कंडीशनिंग के बाहर जाके ही बात करता हूँ, जो भी बात करता हूँ। आई बिलीव के जो फैक्ट है ना, जो ट्रूथ है, जो मुझे लगता है कि इस तरीके से, दिस इज हाउ लाइफ वर्क्स। आई डोंट बिलीव इन के कोई सर्टेन प्रिंसिपल्स या कोई रिचुअल्स बना दिए उससे जिंदगी चलती नहीं। जिंदगी आज से 1000, 2000, 5000 साल पहले से भी चल रही है, जब ये रिचुअल्स नहीं थे, ठीक है। और तब जिन प्लेटफॉर्म्स पे वर्क करती थी ना, मैंने वो प्लेटफॉर्म ढूंढ के निकाले। आई हैव डिजाइन्ड दिस कोर्स इन सच अ वे, अधिकतर लोग क्या कर रहे होते हैं भाई, एडवाइस किससे ले रहे होते हैं, हम फाइनेंशियल एडवाइस उससे ले रहे होते हैं जो खुद फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा है लाइफ, हम एडवाइस उससे ले रहे होते हैं जो, मतलब मोस्टली आप देखना, अगर आप एडवाइस लोगे किसी भी फीमेल से, अगर या हमारी सोसाइटी में अगर किसी से एडवाइस लोगे तो मोस्टली अरे शादी के बाद तो ऐसा ही होता है, ये तो करना ही पड़ता है, जिंदगी तो ऐसी ही है, ठीक है। वो अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उसकी सोशल कंडीशनिंग जो थी वो 7 साल की उम्र से उससे दिया गया, वो ये दिया गया जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, यही संस्कार जो हम बचपन से लेते हैं वही हमारी पूरी लाइफ को डिसाइड करते हैं कि हम कैसे जीवन जिएंगे। वही आप जिंदगी कर रहे हैं आज के टाइम, वही सब कुछ चल रहा है, और उसको बदलना कैसे है, कैसे हम बचपन की बातों को, कैसे हम इन सब चीजों को बदलें, उसमें क्या क्या सहायक होंगे, कौन कौन से स्तंभ बनेंगे, कैसे आप अपनी सोच को, अपने संस्कारों को बदलेंगे, कैसे अपनी डिजायर्स को पूरा करेंगे, कैसे हम सही निर्णय ले पाएंगे, ये सब आप धीरे धीरे इस कोर्स में जानेंगे, जो ये जल्द चालू होने वाला है। उसकी घोषणा शाम को करेंगे कि कब से चालू होगा और क्या प्रोसेस रहेगा उसका। और अभी सेकंड पार्ट का बाकी है, उसमें भी आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो रिलेशनशिप के बारे में तो नेक्स्ट पार्ट पूरा है ही, तो उसको आप सभी शाम को ज्वाइन करिएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छे से समझाया
और इसके लिए आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। जय श्री कृष्ण, ओम प्रणाम। प्रणाम। आचार्य जी को प्रणाम, खटाना जी को प्रणाम, यश खटाना जी को और प्रणाम। सर्वप्रथम आप और आपके माता पिता और आपके भी हृदय में बसने वाले परमात्मा को प्रणाम करती हूँ। और एक बहुत सुंदर विषय लेकर आज आप मंच पर आए हो। और अपना जीवन तो हर कोई संवारता है, लेकिन लाखों का जीवन संवारने का जो आपने संकल्प लिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और साधुवाद देते हैं। कुछ व्यस्तता के कारण थोड़ा लेट ज्वाइन हुए थे, लेकिन जितना भी सुना उसमें से इतना ही समझा। जैसे आपने बोला कि बारिश होती है तो कुछ लोग परेशान होते हैं और कुछ लोग उत्सव मनाते हैं, तो उसे इवेंट मानो। अगर बिजली जाती है ना तो स्कैंडल लाइट खाना, लोग हजारों रुपए दे के होटलों में स्कैंडल लाइट खाना खाते हैं, हमने घर में स्कैंडल में खाना खाए तो क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि लोकमान्य तिलक जो थे, उनको जब जेल हुई थी तो उन्होंने वहां पे गीता का अध्ययन किया था। लोगों ने उनको बोला, अरे ये लोगों ने आपको यहाँ पे ऐसे किया, आप समाज के लिए कितना करते हो, आपका कितना इसमें समय वेस्ट हो रहा। लेकिन बोले नहीं, शायद मुझे बाहर रह के गीता का अध्ययन करने को समय नहीं मिलता था, तो हो सकता है परमात्मा ने मेरे लिए वहां पे वो व्यवस्था कर दी है। तो हमारे जीवन में जो भी सुख दुख जो भी आते हैं ना, वो हमारे आगे बढ़ने के लिए कि एक उत्सव की एक उसमें भी खुशी ढूंढने का एक जरिया होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते हैं। तो हमें अपने अंदर देखना है। हम जितना बाहर देखेंगे उतना दुखी होंगे, और जितना अंदर जाएंगे उतना सुखी होंगे। आज मेरा एक प्रोग्राम है, थोड़ा आगे बढ़ना है, तो मैंने सोचा पहले राइट हैंड करके खुद ही बोल दूं, लेकिन ना बोलूं तो ये भी मेरे लिए थोड़ा सा ही हो जाता था। नहीं मैम, आप इस प्रोग्राम के लाइव एग्जांपल्स हो। ये तो बिना प्रोग्राम अटेंड करे आप लोग ये प्रोग्राम सारे करे बैठे हो। बिल्कुल। यहाँ से आ रही है ना, सिर्फ आउटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, बट आउटर नॉलेज की रिक्वायरमेंट जब पड़ती है जब आपको एक एक्सप्रेसवे पे जाना है, आप अपनी एज के एक्सपीरियंस से लेके बैठे हो उस चीज को। ये प्रोग्राम उसके लिए जो एक एक्सप्रेसवे पे जाना चाह रहे हैं, सीधे अपने तक जाने की जरूरत नहीं है उस नॉलेज के लिए। आप 25 में नॉलेज गेन करिए, 20 साल जिंदगी में आगे बढ़िए पहले ही। दिस प्रोग्राम इज वेरी मच एसेंशियल फॉर दैट। बाकी रेखा जी तो थैंक यू सो मच। मैं फिर भी बहुत कुछ सीखने से और सीखेंगे, जरूर सीखेंगे। बच्चा बन के रहना अच्छा लगता है। धन्यवाद। ज्ञान ऐसी ही चीज है कि कभी पूरा नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक मनुष्य ज्ञान के लिए ही प्रयास करता है, और अगर लगातार हम ज्ञान को इकट्ठा करते रहते हैं, और उस ज्ञान को केवल इकट्ठा ही करने से काम नहीं चलता, उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है। तो जब आप उस ज्ञान को अपने ऊपर प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका जीवन बदलने लगता है। तो हम इस कोर्स में आपको जीवन बदलने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। जीवन कैसे बदलें, अब तक जो आपने जिया ठीक है, जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, लेकिन आगे से हम अपनी इच्छा के अनुसार कैसे बदलें, वो इसमें आपको तो एजी करवाएंगे। तो और किसी बाकी साधक अपने अनुभव बताएं। कोई भी अनुभव, कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। सचिन कुलकर्णी जी, सीमा जी, विष्णु शर्मा जी। हेलो जी बताएं। विष्णु जी, आपने कहा कि जो डिप्रेशन होता है वो पिछले ख्यालों को ही बार बार दोहराना होता है, उसके अंदर से उस ख्याल को कैसे निकाला जाए, प्लीज बता दीजिए। मैम देयर इज अ स्ट्रेटजी एंड वो टेक्निक फॉर दैट। मैंने ये सोचा था कि मैं इस टेक्निक को अपने मेन प्रोग्राम में इंक्लूड करूंगा, बट अब मैंने वो ना नेक्स्ट प्रोग्राम में अपने इंक्लूड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं नेक्स्ट प्रोग्राम जो अपना सेशन होगा ना शाम वाला, उसमें वो अपनी टेक्निक करवाऊंगा मैं। वो काम कैसे करती है ये मेन प्रोग्राम में रहेगा, बट वो आपके जो पुराने एक्सपीरियंस रहे हैं, कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से जो आपको अभी तक इफेक्ट कर रहा है, चाहे वो एक्सपीरियंस कितना भी पुराना हो, उसको डिसएम्पावर करना और उसे डिलीट करना। या तो वो डिसएम्पावर होगा या वो डिलीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से। आपके ऊपर अभी की डिसीजन मेकिंग पे आपका उस इवेंट का कोई लेना देना नहीं रहेगा, दैट्स फॉर श्योर। अगर आप उस प्रैक्टिस को ढंग से करते हैं, दिस वुड बी जस्ट 5 or 7 minutes प्रैक्टिस,
वो हम करेंगे अपने शाम वाली क्लास में, और तब आपको क्लियर हो जाएगा वो चीज। और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम प्रणाम प्रभु जी। जो शाम का सेशन होगा, अगर उसमें कोई बिजी है तो उसके लिए वो वीडियो आप डालेंगे? हाँ, वीडियो में स्वामी जी से कह देंगे, अगर मैनेज कर पाएंगे तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो आपको एक दिन के लिए प्रोवाइड कर देंगे। ओके, धन्यवाद जी। सचिन कुलकर्णी जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार। सेशन बहुत अच्छा था गुरु जी। शाम के सेशन का इंतजार रहेगा अभी, सब समझ में आ गया। और शाम के सेशन 5:30 बजे भी सेशन है, और शाम को फिर 9 और बजे भी भी ज्यादा। सेशन है। हाँ, अभी तो आपको 2 सेशन और मिलने वाले हैं, और ऐसा बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं जो आपके लिए अद्भुत है। बराबर है, बहुत अद्भुत है। अद्भुत अद्भुत अनुभव था गुरु जी। अच्छा सेशन था, इससे बहुत सारी जानकारी भी मिल गई, और भी शाम के सेशन में इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। अच्छा अनुभव था गुरु जी, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। सब लोग कम से कम अपने 5 मित्रों को अगले सेशन में लेके आए। यही आज जो 26 जनवरी है गणतंत्र दिवस, इसकी भेंट होगी कि अपने मित्रों को बोलिए कि आओ यहाँ पे ज्वाइन हो। बिल्कुल, आप सबने अनुभव किया है। 5 लोगों में से किसी एक के भी जीवन में परिवर्तन होता है तो यह जन्म सार्थक होता है। तो सब लोग कोशिश कर रहे। धन्यवाद। बिल्कुल, इसीलिए ग्रुप में भी बाबा कहा जाता है कि आप अपने मित्रों को जोड़ें, प्रेमियों को जोड़ें, सगे संबंधियों को जोड़ें, जिससे कि वो भी इसका लाभ उठाएं। ये जो लाभ हम लोगों को मिल रहे हैं वो केवल हम अपने तक सीमित ना रखें, अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। क्योंकि एक कहावत है कि जितना बांटोगे उतना ही फल मिलता चला जाता है। तो जब आप बांटना शुरू करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा परमात्मा आपके पास देने लगता है। अगर आप किसी का भला होता है आपके द्वारा, या किसी के एक का भी जीवन बदलता है, तो निश्चित है कि आपका जीवन स्वयं बदल जाएगा। परमात्मा से कहते हैं कि है परमात्मा, सबका भला कर। और जब सबका भला मांगते हैं तो हमारा स्वयं भला हो जाता है क्योंकि सब में हम भी शामिल हो जाते हैं। और लेकिन वहीं बहुत सारे जब प्रार्थना की जाती है कि भाई मुझे इतना धन मिल जाए, तो एक पर्सनल डिजायर हो गई। तो इससे कि जब आप पर्सनल चीज मांगते हैं तो एक सीमा में बन जाते हैं। हो सकता है परमात्मा आप जितना मांग रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा देने को तैयार हो। तो उस परमात्मा की दिए पर भी आपको विश्वास करना है। और विश्वास जब भी बढ़ता है जब आप इन एनर्जियों को महसूस करते हैं जो आपने अभी सीखी हैं, अपने विचारों की एनर्जी, अपने सोचने की एनर्जी, अपने आप को समझने की एनर्जी। सबसे जरूरी अपने आप को समझना। तो बहुत कुछ आप अपने आप को समझने वाले हैं और समझ रहे हैं, और इसीलिए अधिक से अधिक मित्रों को आप ये लिंक सेंड कर सकते हैं। लिंक ग्रुप में पड़ा हुआ है, तो आप सभी को शेयर कर सकते हैं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछें। विष्णु शर्मा जी, आप बताएं। विष्णु शर्मा जी अगर सुन पा रहे हैं तो बोलें। अब मानसिंह खटाना जी आप बोलें, आपको कैसा लगा ये प्रोग्राम? और प्रणाम गुरु जी। अपना शुभाशीष भी दें बच्चे को। प्रणाम 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 प्रणाम। बहुत अच्छा था। एक थोड़ा सा अभी शुरू में थोड़ा सा जल्दी बोल रहा था, तो उससे सब थोड़ी सी आवाज कम आ रही थी समझ में। हाँ, कई बार जो है सेंटेंस थोड़ा तेजी से बोले गए हैं। हाँ, तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है तो जरा थोड़ी सी हड़बड़ाहट सी होती है। अदरवाइज कुल मिला के अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल, पूरा परिवार एक साथ है, और परिवार में अगर ऐसी छोटी छोटी बातें होती भी हैं तो भी उन्हें स्वीकार किया जाता है और लगातार सुधार होता चला जाता है।
जी जी तो ये जी पूरा जी, मंडल हर सुधार के लिए तैयार है। तो इसी तरह से आगे सुधार होता रहेगा और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबका आशीर्वाद बच्चे के ऊपर रहे, मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। बिल्कुल पूरे मंडल का आशीर्वाद, इस ब्रह्मांड में परम शक्तियों का आशीर्वाद, क्योंकि जो भी इस मंडल में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी परम शक्ति से जरूर कनेक्टेड है, जब भी वो इस मंडल में यहाँ जुड़े हुए हैं। तो रेखा जी का आशीर्वाद और मान सिंह जी आपका, श्रीचंद जी, विष्णु शर्मा जी, श्रीचंद जी हो गए और इस समय राजश्री जी भी हैं। तो जितने भी साधक हैं सब किसी ना किसी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा से जुड़े हुए हैं, और जहां ये जुड़ जाएं वहां सकारात्मकता लगातार फैलनी शुरू हो जाती है। तो तोयज जी आपके आसपास लगातार सकारात्मकता बढ़ती गई और आपके प्रवचन या जो भी आपने बोला ये सही शब्द, हृदय से निकले हुए शब्द, जो शायद अगर आप कोई पढ़ के बोलने लगे तो वो शब्द नहीं निकल पाते। तो इसी को हम कहते हैं कि ब्रह्मांड से जुड़ जाना, उस एनर्जी से जुड़ जाना। विषय कोई भी हो, इस ब्रह्मांड में उस विषय से संबंधित हजारों लाखों एक्सपर्टों ने बार बार बोला है और इस ब्रह्मांड में वो शब्द लगातार गूंज रहे हैं। जरूरत है केवल उस फ्रिक्वेंसी को कैच करने की, उस फ्रिक्वेंसी से जुड़ने की। और जब हम एक लय में किसी सब्जेक्ट पर बोलना शुरू करते हैं तो वो फ्रिक्वेंसी कनेक्ट हो जाती है और फिर आप क्या क्या बोलते हैं या आप स्वयं भी नहीं सोच पाते कि आपने क्या क्या बोल दिया। तो ये सब परमात्मा की कृपा है, ऐसी ही कृपा बनी रहे। तो जी अंत में आप क्या कहना चाहेंगे कुछ? हेलो जी विष्णु शर्मा जी प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। तोयश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा इन्होंने अपना व्याख्यान दिया और एक जीवन में कुछ नई नई चीजें, नई नई इवेंट्स, उसके बारे में इन्होंने बहुत बढ़िया बताया। तो मैं इनको दिल से आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरीके से ये अपने जीवन में और उत्तरोत्तर प्रगति करते रहें और खटाना साहब का नाम थोड़ा और ऊंचा करें। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई तोयश जी। आपने सच में जिंदगी के जीने के अपने दृष्टिकोण से हमें ये सब बताया है कि किस तरीके से हम इवेंट को किस टाइप में कब यूज करना है। बहुत 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 सुंदर, बहुत अच्छा व्याख्यान लगा, बहुत ही सुंदर। धन्यवाद जी। ओम प्रणाम। ओम प्रणाम। जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम गुरु जी, आज का दिन बहुत महत्व रखता है। 26 जनवरी भी है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है। हाँ, तो फिर अभी तोयश जी ने जो भी कहा ये बहुत ही अच्छी चीजें बताई, जो जिंदगी के अंदर अपने आप अगर इन चीजों को अपना लेना तो वो आदमी तो संपूर्ण ही है समझो। लेकिन इनका अमल करें जब, और तोयश जी तो बहुत आगे, मैं तो कहता हूँ परमात्मा की मतलब हो। और दूसरा मैं इनकी जननी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो कहते हैं ना, जननी जोर सुनने तो नेटवर्क प्रॉब्लम के दाता के जन, अच्छा जननी जन है तो भक्त जन। आ रही है जी? हाँ आ रही है, कुछ आ रही है, हेलो, कुछ आ रही है। हेलो, अच्छा अच्छा। जननी जन है तो भगत जन है, और वरना क्यों बर्थ गवावे लोग। तो मैं इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि वे ऐसे जो इतने ख्यालात के इस तरह से, और ये भी किसी शक्ति से ही जुड़े हुए हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है
ये तो गुरुजी ने कह दिया कि भाई इस मंडल में ही वही जुड़ रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं से लिंक है। तो मैं तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ और मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिन दुगुनी रात चौगुनी इसमें लोगों का भला कर रहे हैं और फिर ख्याति और प्राप्त करें। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। ओम। तो जी अंत में आप कुछ कहें? मैं तो कुछ शाम को कहेंगे बाकी का। तो शाम को सेकंड सेशन है, उसमें मिलते हैं। अपने आप टाइमली रहे। आज अभी के लिए माफी चाहूंगा मैं, पर उसके लिए थोड़ा डिले हो गया था। लैपटॉप विंडोज सब, मेरा इवेंट वन थोड़ा बिगड़ गया था। But even then, it was a wonderful experience, Toesh. Thank you so really, it is a matter of pride that you had so beautiful experience, and you have designed this and made a beautiful structure to make understand people how they maintain the events, how they use the time structure. That's great. That's great. I'm really happy with you. God bless you. Thank you so much. हेमचंद जी कुछ कहना चाहते हैं? ऑडियो ऑन करें, बताएं। थैंक यू। हेमचंद जी हैंड्स अप किया हुआ है, कुछ कहना चाहते हैं, बोलें। हेमचंद जी का माइक म्यूट है। नहीं किया अभी इन्होंने, वही मैं कह रहा हूँ। हेमचंद जी आपने हैंड रेज किया है तो एटलीस्ट इसको अनम्यूट करें इफ यू आर देयर टू लिसनिंग। शायद वो दूर होंगे लैपटॉप से। इट वाज वंडरफुल एक्सपीरियंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। सभी को प्रणाम। ओम। नेक्स्ट सेशन 5:30 बजे, तो 10 मिनट पहले आपको सभी को ज्वाइन करना है। सभी नेक्स्ट सेशन के लिए तैयार रहें। Once again, congratulations to Toesh. Cool. Great.